अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। शाम के वक्त सहन में वो बिल्कुल खामोश बैठी थी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह पाक, मेरा बिरयानी खाने को बड़ा जी है। अभी दिल में दुआ ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? फातिमा, जरा जाकर देखो दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती थी, पर्दे का बहुत ख्याल करती थी। फातिमा कमरे से निकली और दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा खोला तो देखा कि पड़ोस वाली आंटी बिरयानी देने आई हैं, क्योंकि आज उनके घर कुरान खानी थी। फातिमा ने बिरयानी की प्लेट पकड़ी और शुक्रिया अदा किया। फातिमा सहन में दाखिल हुई तो वफा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही फातिमा के हाथ में उसने प्लेट देखी तो खुश हो गई। जल्दी बताओ इसमें क्या है और ये किसने दी? फातिमा मुस्कुराई और कहने लगी, जरा सब्र करो, बताती हूँ। अच्छा जल्दी बताओ ना, नायरा आंटी आई थी, उन्होंने दी है ये प्लेट। अच्छा अच्छा, याद आया, आज उनके घर कुरान खानी थी। फातिमा ने इस्बात में सर हिलाया। अच्छा अब दिखाओ तो क्या दिया है उन्होंने? फातिमा ने शरारतन कहा। तुम बताओ क्या हो सकता है? वफा ने खुशी से जवाब दिया, बिरयानी नहीं, इसमें तो हलवा है। जैसे ही हलवे का नाम वफा के कानों तक पहुंचा तो उसके चेहरे पर वैरानगी छा गई, क्योंकि हलवा उसे पसंद नहीं था, बस बिरयानी पसंद थी। मुंह लटकाए चारपाई पर बैठ गई। इतने में फातिमा का कहका गूंज उठा। वो जोर जोर से हंसने लगी। शक्ल तो देखो मैडम की। हलवे का नाम सुनते ही चेहरा बिगड़ गया बेचारी का। वफा की गुस्से से आंखें लाल हो गईं। अब भला कर करना, मुझे कत्ल ना कर देना। अपनी भैंस जैसी आंखों से ये लो बिरयानी ही है। ये देखना चाहती थी कि तुम्हें कितना गुस्सा आता है। वफा ने फातिमा के हाथ से प्लेट खींचते हुए कहा, मेरा गुस्सा तुम अच्छी तरह जानती हो, सो बी केयरफुल। फातिमा की हंसी दब गई। वफा बड़े मजे से बिरयानी इंजॉय कर रही थी, तभी याद आया, कपड़ों से मशीन भरी पड़ी है और अंधेरा छाने वाला है। कपड़े अभी ही धोने पड़ेंगे, कल तो सूखेंगे भी नहीं, बारिश जो बताई हुई है। वफा ने खुद ही से कहा। इतने में सुल्ताना बेगम की आवाज गूंजी, बेटा, रब के कामों का इन लोगों को क्या पता? तुम्हें मालूम है ना वफा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वफा ने इस बात में सर हिलाया। हो सकता है कल बारिश ना हो, सुल्ताना बेगम बोली, और वैसे भी अंधेरा छाने वाला है मेरी बच्ची, कल मेरी तबीयत थोड़ी खुशगवार हो जाएगी तो कल मिलकर धो लेंगे। जी अम्मी। वफा ने प्यारी सी मुस्कुराहट से माँ को देखा और फिर बिरयानी खाने में मगन हो गई। उसको ये ख्याल भी ना आया कि बाकी घर वालों से भी पूछ ले कि किसी ने खानी है बिरयानी या नहीं। जैसे ही ख्याल आया उसने सबसे पहले अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी जान, जी बेटा, आप बिरयानी खाएंगी? चलो शुक्र है तुमने अम्मी से तो पूछा, फातिमा ने तंज करते हुए कहा, जिस पर सुल्ताना बेगम का कहका गूंजा। और फिर वफा फातिमा को घूरने लगी। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी जगह बहन को दे दो। मैं नहीं खा सकती, मेरे मैदे में तकलीफ होगी। अच्छा ठीक है, मैं दिल पर पत्थर रखकर इस बदतमीज लड़की को दे देती हूँ, उसने मगरूर अंदाज से कहा। बेटा, तुम बड़ी हो, ऐसे नहीं कहते, छोटी बहन है तुम्हारी, सुल्ताना बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। फातिमा की खुशी की कोई इंतहा न रही। सुना तुमने अम्मी ने क्या कहा? आइंदा मुझसे मत उलझना मैडम जी, देख लूंगी मैं तुम्हें। वफा गुस्से से कहते कमरे में चली गई। अलबत्ता बिरयानी की प्लेट हाथ में ही थी। फातिमा भी मजबूर होकर उसके पीछे चल पड़ी। आखिर उसे बिरयानी जो खानी थी। टीवी पर एक खबर चल रही थी, हर इंसान मोहतात हो जाए, आजकल चोरियां सरेआम हो रही हैं। ये एक ऐसा खतरनाक ग्रोह है जो लोगों को माल चुराने के साथ साथ कत्ले आम कर रहा है। इनसे बचकर रहें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, शुक्रिया। टीवी के सामने कुर्सी पर बैठे, हाथ में कुछ धागे और एक हाथ में ब्रेसलेट बांधे, वो टांग पर टांग रखे बैठा था। और ये खबर सुनने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया। 6 फुट 2 इंच का वो नौजवान देखने में खतरनाक नजर आ रहा था, लेकिन हुस्न जैसी नेमत से माला माल था। उसके हिस्से में खूबसूरती कुछ ज्यादा अता की गई थी। अशर भाई, अशर भाई, आपने खबर सुनी? साद ने परेशान होकर उससे पूछा। साद डरा हुआ लग रहा था, जबकि उसको किसी चीज की फिक्र ना थी। बताएं ना, सुनिए आपने न्यूज? साद फिर बोला। हाँ सुनी है, उसने आरामदेह लहजे में कहा। अब तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। लोग इस खबर को सुनने के बाद बहुत मोहतात हो गए होंगे ना। अब हम क्या करेंगे? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना भाई? भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहाँ गुम हैं? मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी फजूल बातें जो कभी खत्म नहीं होती, उसने मुस्कुराकर कहा। तो साद हैरानगी से उसके मुंह को देखने लग पड़ा। ये फजूल बातें नहीं है भाई, बहुत सीरियस बात है। आपको डर नहीं लगता पुलिस हमने हमें पकड़ लिया तो? ऐसा होना नामुमकिन है। मुझे आज तक ना कोई पकड़ सका है और ना ही आने वाले वक्त में पकड़ सकेगा। और डर की बात की तुमने, वो अब संजीदा था। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं। ये तो फिर पुलिस वाले हैं, इनसे क्या डरना। साद के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो बहुत परेशान है, लेकिन अशर पर किसी चीज का असर नहीं पड़ना था।
ان کا بہت بڑا پلان تھا جو کہ 12 ربیع الاول کو انجام تک پہنچنا تھا، جس کے لیے ساری ٹیم کے لوگ تیاری کر رہے تھے۔ اشر ابرار کی ٹیم میں 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں، اور اس ٹیم کا لیڈر خود اشر ابرار تھا، جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اپنے اصولوں کا پکا، وعدے کا سچا اور نہایت کڑک انسان تھا۔ لڑکوں میں ساتھ اس کا خاص ٹیم ممبر تھا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ان لڑکوں میں سب سے کم عمر عرفان تھا، جو کہ محنتی تھا اور اشر کے قریب بھی ہر وقت کھانے پینے میں لگا رہتا تھا تراب، جبکہ ابراہیم اپنا کام بہت لگن سے کرتا تھا۔ لڑکیوں کی بات کی جائے تو سب اپنا کام اچھے سے سر انجام دیتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اشر کسی غلطی کی گنجائش نہیں دیتا۔ ربائل، شمسن، رائمہ، یہ تینوں اس کی ٹیم ممبرز تھیں۔ وہاں وہ حال میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی جسے وہ صاف کرتا نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں ربائل نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اشر بھائی، میں آج کام ہے آپ سے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ بولو، کیا کام ہے؟ آپ نے ایک انفارمیشن بولی تھی نکالنے کے لیے، ان پیپرز میں فل ڈیٹیل موجود ہے، آپ چیک کر لیں۔ گڈ، مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی ربائل۔ شاباش، اسی طرح میری ہر بات مانو گی تو تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جی جی، میں جانتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ آپ نے میری بہت مدد کی مشکل وقت میں، اور مجھے کام دے کر آپ نے بہت بڑا احسان کیا، شکریہ اس کے لیے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، وہ ٹھہر کر بولا۔ اب تم جاؤ اور باقی نکموں کو بھی کام پر لگا دو، اور انہیں بول دو میرا پلان خراب نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں کہہ دوں گی۔ وہ ہال سے نکل گئی تو اشر ابرار پھر گن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھلے لمبے بال جو کمر تک لٹک رہے تھے، جیسے کوئی بہتی ہوئی آبشار ہو، بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ امی، امی، میرے بالوں میں تیل کی مالش تو کر دیں، بہت گر رہے ہیں، ایسا نہ ہو سارے گر جائیں اور میں گنجی ہو جاؤں۔ وفا نے پریشان ہو کر کہا۔ اچھی لوگوں کی گنجی ہو کر، ابتسام نے شرارتن کہا، جس پر وفا نے ہوائی چپل سے اس کا استقبال کیا۔ وہ ابھی ابھی ہی اپنے بے کار دوستوں کے ساتھ وقت برباد کر کے آیا تھا۔ 19 سال کا ہونے کے باوجود وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے سے باز نہ آتا۔ ہر وقت 16 سال کی چھوٹی بہن فاطمہ کو ستاتا رہتا، اور اپنے سے بڑی 22 سالہ وفا کو بھی نہ بخشتا۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لینی چاہیے، وفا نے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، اب یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو، مجھے اور بھی بہت کام ہے، جلدی کرو۔ تیل لگوانا ہے یا نہیں؟ نہیں، میں تو بازار جا رہی ہوں سامان لانے۔ سلطانہ بیگم نے انہیں لڑتے دیکھا تو بولی، جی امی لگوانا ہے، آپ جلدی سے لگا دیں، یہ تو ہے ہی بدتمیز۔ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز دوستوں میں ہی چھوڑ کر آ گیا ہے۔ وہ غصے سے بولی، اچھا آپ ہی سوری، میری غلطی ہے جو آپ سے الجھ پڑا۔ ابتسام منہ بنا کر بولا، بھلا کرتا ہے کسی معصوم کی کوئی اتنی بے عزتی جس طرح آپ کرتی ہیں؟ وہ منہ بسور کر بولا، اچھا زیادہ ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ امی آپ جلدی سے مالش کریں، پھر مجھے بازار لے جائیں اپنے ساتھ، مجھے بھی کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر جلدی سے مالش کرا کر تیار ہو جاؤ۔ بولو عرفان، کہاں تک پہنچا تمہارا کام؟ جی بھائی، کام ہو رہا ہے، بس کچھ اسلحہ کم پڑ رہا ہے، میں نے امجد سے رابطہ کر لیا ہے، وہ بازار میں آ رہا ہے اسلحہ لے کر۔ میرا دل ہے کہ میں اور تراب جا کر لیں۔ ٹھیک ہے، تم دونوں دھیان سے جانا، اور لباس سادہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ بازار پہنچ کر رابطہ کرنا، ایسا نہ ہو امجد دھوکہ دے دے۔ نہیں بھائی، آپ بے فکر رہیں، میں نے کام پکا کیا ہے۔ کتنے بجے جانا ہے؟ اشر نے عرفان سے پوچھا۔ بھائی، 4 بجے کا ٹائم دیا ہے میں نے اسے۔ عرفان، آج کی میٹنگ کامیاب ہونی چاہیے، کیونکہ آج اسلحہ نہ ملا تو ہمارے منصوبے کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، جو میں ہرگز نہیں چاہتا، اس لیے اس نے ابرو چکا کر کہا، جی بھائی، سب اچھا ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ عرفان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بے فکر میں تبھی ہوں گا جب میرا اصل مقصد پورا ہوگا۔ اس نے آنکھوں میں سرد مہری جمع کرتے ہوئے کہا۔ عرفان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے بال باندھے اور وضو کے لیے واش روم گھس گئی۔ اس کا خیال تھا کہ بازار جانے سے پہلے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اس نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میرے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، اور میرے ابو جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، بظاہر وہ روتی نہیں تھی، مگر باپ کی یاد کسی بیٹی کو نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ وہ بھی ایسی ہی تھی، ابو کو یاد کر کے رونے والی، آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر کے وہ بازار کے لیے تیار ہو گئی۔ سیاہ برقعے میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وفا بیٹا، اب جلدی کرو نہ، دیر ہو رہی ہے۔ امی کی آواز سن کر وہ دوڑ کر باہر کی جانب آئی۔ اب جلدی چلو، سلطانہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ جی جی چلیں۔ فاطمہ، دروازے کو اچھے سے بند کر لو بیٹا، کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ سلطانہ بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی کو تاکید کی۔ امی، آپ ہر بار آپ ہی کو ہی لے کر جاتی ہیں، اگلی بار میں ہی جاؤں گی، وہ ناراضگی سے بولی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم ہی جانا، مجھے کوئی شوق نہیں، وفا اسے گھور کر بولی۔ اچھا امی سنیں، گول گپے لانا نہ بھولیے گا۔ فاطمہ نے فوراً اپنی خواہش بتائی۔ ہاں، ابو کی پینشن اسی لیے جو آتی ہے، وفا نے اسے چھیڑا تھا۔ امی، فاطمہ کلس کر رہ گئی۔ وفا، اب چلو ورنہ تم بھی گھر بیٹھو۔ ارے نہیں امی، میں تو فاطی سے مذاق کر رہی تھی، وہ بمشکل مسکرائی۔
चलते चलते वो सड़क के किनारे पर पहुंच चुके थे। अब रिक्शे का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह, रिक्शा मिलते ही उसने शुक्र अदा किया। बाजी, किधर उतारूं? रिक्शे वाले ने पूछा। बाजार के शुरू में ही उतार देना, सुल्ताना बेगम ने उसे बताया। कितना किराया हो गया? बाजी, 100 रुपए एक सवारी का। अस्तगफार, इतना ज्यादा? अल्लाह का खौफ खाओ, अभी कुछ दिन पहले तो 70 था। वफा ने हैरान होकर पूछा। बाजी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है इसलिए। अच्छा बस बस, ये लो। सुल्ताना बेगम ने बात खत्म की और वफा अरे अरे करती रह गई। अम्मी, पहले घर का सामान ले लें और फिर मैं अपना कुछ सामान ले लूंगी। हाँ ठीक है। इरफान, उसे गुस्से से इरफान को आवाज लगाई, जिस पर इरफान भागता हुआ आया। जी अशर भाई, उसने डरते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग है हमारी अमजद से, लगता है भूल गए तुम। उसने सुर्ख होती आंखों से उसे घूरते हुए कहा। भाई, दरअसल वो क्या क्या वो तुराब गाड़ी लेकर चला गया है कहीं, और बाकी गाड़ियां इब्राहिम लोग अपनी किसी काम के लिए लेकर निकले हुए हैं। मैं तुराब का वेट कर रहा था, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा लेट हो गया है, तो मैं अकेला ही जाने का सोच रहा था। इरफान ने फौरन सारी कहानी सुनाई, जबकि अशर को मजीद गुस्सा आ चुका था। अब बेटा तुराब तू तो गया। इरफान ने दिल में सोचा, कहाँ है वो? उसने तुराब को बुरे अलकाबाज से नवाजा। कहाँ गया है वो? बताओ मुझे। कैसे मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकता है वो? उसका गुस्सा साथ में आसमां को छू रहा था। यकीनन तुराब उसके सामने होता तो वो उसे शूट कर देता। अब इरफान की हालत टाइट थी, वो डर चुका था उसके गुस्से से। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह से कुछ बको। भाई, वो दोस्तों के साथ कढ़ाई खाने गया है। इरफान बताकर चुप कर गया, जबकि अशर को उस पर और गुस्सा आया। उसकी तो कढ़ाई मैं खिलाता हूँ, वो भी मिर्च मिसाले के साथ। वो भी अशर इब्रार था, ऐसे तो नहीं छोड़ता किसी को। भूखा हर वक्त खाना खाता रहता है। इरफान ने यकीनन दिल में कहा था। अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। भाई आप रहने दे, मैं चला जाता हूँ, आप अपनी गाड़ी दे दें। नहीं, एक बार तुम लोगों पर भरोसा करके देख लिया, अब मैं खुद ही जाऊंगा, जैसा आपको बेहतर लगे। इरफान बस इतना ही कह सका। आखिर करनी अशर इब्रार ने अपनी मर्जी ही थी। अब चलो, काफी लेट हो चुके हैं। उसने जल्दी से अपनी ब्लैक चमकती हुई गाड़ी निकाली और बाजार की तरफ दौड़। ब्लैक गाड़ी में ब्लैक थ्री पीस सूट पहने वो हीरो लग रहा था, विलन तो कहीं से भी नहीं लगता था। बस फिर अशर इब्रार की बात ही और थी। भाई, लगता है अमजद पहुंच गया, बार बार कॉल्स कर रहा है। इरफान ने उसे अमजद की आती हुई कॉल्स दिखाकर बताया। इसे बोलो 5 मिनट में हम आ रहे हैं। भाई, वैसे ये मीटिंग कामयाब तो हो जाएगी ना? ऐसा ना हो अमजद हमारे देर से जाने पर नाराज हो जाए। इरफान ने अपना खदशा जाहिर किया। तुम अभी अशर इब्रार को जानते नहीं, मैं वो हूँ जिसके आगे दुनिया झुकती है। फिर अमजद क्या चीज है, सो डोंट वरी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। उसे देखकर इरफान ने भी स्माइल की। अम्मी, वो देखें कितने प्यारे फूल हैं, मुझे चाहिए। वफा ने चहक कर कहा। वफा, तुम भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हो। सुल्ताना बेगम ने उसे डांटा। अम्मी प्लीज ले देना, उसने मिन्नत करनी चाहिए अपनी माँ की। और हर बार की तरह सुल्ताना बेगम मजबूर होकर मान गई। पहले ग्रोसरी लेते हैं स्टोर से। जी ठीक है, जैसे मर्जी आपकी। वो दोनों स्टोर की जानिब चल पड़ी। हाँ अमजद, कहाँ हो तुम? हम पहुंच गए। इरफान अमजद से कॉल पर बात कर रहा था। हाँ, हम स्टोर के साथ वाली गली में हैं, इधर आ जाओ। ओके ओके भाई, आ रहा है वो। अम्मी आप लें जो कुछ लेना है, मैं यहीं वेट करती हूँ। चलो फिर ऐसा करो, ये सामान इधर ही उठा कर खड़ी हो जाओ। गार्ड इन दोनों को देख रहा था और यकीनन इनकी बातें भी सुन रहा था। वो बाहर ही खड़ी हुई थी और सुल्ताना बेगम अंदर जा चुकी थी। अशर इरफान से बात कर रहा था कि अचानक सामने खड़ी लड़की से टकरा गया। उफ अल्लाह, अंधे हो क्या? वफा ने गुस्से से कहा। मुंह पर नकाब ओढ़ने के बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम जाओ, उसने इरफान को मुखातिब किया। जी। इरफान ने एक नजर वफा को देखा और फिर स्टोर के साथ वाली गली की तरफ बढ़ गया। तुमसे बात कर रही हूँ मिस्टर अंधे। वो उसकी कहाँ सुन रहा था, बस उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख रहा था। गलती से टकराया, उसने बस 3 अल्फाज अदा किए जुबान से। अच्छा, तो ये गलती थी? वफा ने आंखों को मजीद खोलकर पूछा। जी, उसने अदब से जवाब दिया। ओ हेलो, बेवकूफ हूं मैं? आपको पता होगा, मैं तो जानता नहीं आपको। इसने सीधा जवाब दिया। बड़े बदतमीज हो वैसे तुम। मैं? अशर ने अपनी जानिब उंगली करके पूछा। जी, तुम ही। वफा ने तुम पर जोर देकर कहा। शुक्रिया। उसने फिर एक लफ्ज अदा किया। है? क्या पागल पागल हो तुम? मुझे नहीं पता, अशर ने फिर दिमाग फिराने वाला जवाब दिया। ओ भाई जाओ, तुम जाओ, मैंने माफ किया तुम्हें। वफा ने जान छुड़ाने वाले अंदाज से कहा। लेकिन मैंने आपसे माफी नहीं मांगी मोहतरमा, उसने अबरू चुकाकर कहा। तो वफा को मजीद गुस्सा आया। तुम हो ही बदतमीज। और उसे अब वो क्या कहती, पता नहीं क्यों अशर इस बद दिमाग भरी लड़की की इतनी बातें सुन रहा था। उसे अपना काम याद आया तो वो फौरन ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। मुझे कुछ काम है, उसने वफा से कहा। तो जाओ, वफा ने कंधे झुकाकर कहा। तो अशर आगे बढ़ गया। अजीब पागल है, वफा ने खुद से कहा। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई, अमजद ने खुश होकर सलाम पेश किया तो जवाबन अशर ने भी सलाम का जवाब दिया। अब वो बातों में मसरूफ थे। वो लोग एक छोटे से रूम में थे। वफा अभी स्टोर के बाहर ही थी। उसे बातों की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने इग्नोर किया। पता नहीं कौन है, उसने दिल में सोचा। अचानक गोली की आवाज आई।
तो वफा डर गई। गार्ड अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, वरना उसे भी आवाज जरूर आती। आसपास कोई भी नहीं था सवाए वफा के। उसने हिम्मत करके गली का रुख किया जहां से गोली चलने की आवाज आई थी। वो आहिस्ता कदमों के साथ बढ़ी और इस कमरे की खिड़की के पास रुक गई जहां से आवाज आई थी। खिड़की से अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें खुल गईं। अशर की कमर उसे नजर आ रही थी, जबकि अमजद वाज़े दिखाई दे रहा था। और कमरे में पड़ा असला भी। अशर उन पर गुस्सा कर रहा था कि अचानक गोली क्यों चलाई उन्होंने। वफा को समझ नहीं आई तो उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। जब वो वीडियो बनाकर पीछे हुई तो अशर की नजर पड़ गई उस पर। वफा भागकर स्टोर की तरफ बढ़ी तो अशर ने इरफान को उसके पीछे जाने का कहा। वो स्टोर में हड़बड़ाकर दाखिल हुई। माथे पर नन्हे पसीने के कतरे वाजे दिखाई दे रहे थे। अम्मी जल्दी चले, इसका सांस फूलने लगा था। क्या हुआ है बेटा, आप चले ना। वो अपनी माँ को लेकर जल्दी से वहां से निकली और सड़क पर खड़े रिक्शे में बैठ गई, जबकि इरफान अभी उसे स्टोर में ही तलाश करता रह गया। बेटा कुछ बताओगी मुझे तुम। सुल्ताना बेगम अब उकता चुकी थी उसकी हालत देखकर, तो इससे पूछने लगी, जबकि वफा का पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। वफा कुछ पूछा है मैंने, बताओ भी। अम्मी आपको घर जाकर बताऊंगी ना, प्लीज अभी चुप हो जाए। वो डर कर बोली तो सुल्ताना बेगम उसे देखती ही रह गई। भाई थोड़ा तेज चलाए ना, वो ड्राइवर से बोली। मिली वो लड़की? नहीं भाई, सारा चेक कर लिया मगर कहीं नजर नहीं आई। उसे हर हालत में ढूंढो वरना खुद तो मरोगे, हमें भी मरवाओगे। अमजद ने तैश में आकर बोला। उसकी नौबत नहीं आएगी, तुम लोग निकल जाओ, मैं संभाल लूंगा इस लड़की को, अशर ने अमजद से कहा। तो वो लोग फौरन निकल गए। तुम भी जाओ इरफान, मैं पता करता हूँ लड़की का। जी भाई। इरफान सारा सामान समेट कर निकल गया। तो अब आपको ढूंढना ही पड़ेगा मोहतरमा, उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट मुंह पर लाते हुए कहा और स्टोर की जानिब कदम बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम काउंटर पर जाकर उसने तशवीश शुरू की। वालेकुम सलाम, आदमी ने जवाब दिया। मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ कि थोड़ी देर पहले एक लड़की यहाँ आई थी, क्या उसके साथ कोई और था? सॉरी सर, बट हम आपको किसी की इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं दे सकते, उस आदमी ने माजरत करते हुए कहा। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका फोन बाहर पड़ा मिला जहां वो वेट कर रही थी। दरअसल मैं इस वक्त बाहर ही था, वो किसी का सामान पकड़े वेट कर रही थी और फिर अंदर आ गई। मैं जब आया तो वो सामने नहीं थी, तो प्लीज कैमरे से चेक करके बता दें। उसने मन घड़त कहानी सुनाई। ओके सर, मैं चेक करके बताता हूँ। कैमरे का रिकॉर्ड देखकर उसने वफा को देखा जो भागती हुई आई और एक खातून को पकड़कर बाहर ले गई। यही है वो लड़की, आप प्लीज इस खातून का बिट रिकॉर्ड देखकर बताइए, कोई नाम या कुछ भी इनके बारे में मालूमात मिल जाए। अशर ने निहायत शरीफाना लहजा अपनाया कि सामने बैठा आदमी उसकी हर बात मानता गया। कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर वो बाहर की जानिब बढ़ा और कार में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इरफान ने कार भिजवा दी थी तो उसे कोई जहमत नहीं करनी पड़ी। वफा कुछ बताओ कि अब वो लोग अपने घर में मौजूद थे। वफा को तो अभी भी खौफ चारों तरफ से घेरे हुए था। अम्मी वो वहां पर ना, वो अटक अटक कर बोली। क्या बेटा बताओ भी। कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उसे जब कुछ ना सूझा तो बहाना बना दिया। बेटा हद करती हो तुम भी। सुल्ताना बेगम बेचारी इतना ही कह सकी, मुझे तो डरा दिया था तुमने। तुम मुझे बता नहीं सकती थी वहां अभी इतना कुछ लेना था। वो तो शुक्र है कि स्टोर से सारा सामान लेकर बिल बनवा लिया था मैंने, वरना तुम तो। उन्होंने अपनी बात वहीं छोड़ी और कमरे की जानिब बढ़ गई। अच्छा वैसे आप ही इतनी डरी हुई क्यों हो? फातिमा ने उसका खौफजदा चेहरा देखा तो पूछे बिना ना रह सकी। कुछ नहीं, तुम जाओ अंदर, अम्मी को पानी दो, जाओ। उसने फातिमा को टालना चाहा। फातिमा भी कंधे झुकाकर अंदर चली गई। वफा अब इस पड़े हुए असले के बारे में सोच रही थी। इतने में इब्तिसाम आया और उससे खाना लाने का बोला। वो किचन की जानिब बढ़ गई। अम्मी आप ही को क्या हुआ है? उसने अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो माँ से पूछने लग पड़ा। अरे बेटा तबीयत खराब है उसकी, सुल्ताना बेगम ने इब्तिसाम को बताया तो उसने सर हिलाया। भाई मुझे पता चल गया है लड़की के बारे में, साद ने उसे रूम में दाखिल होते ही कहा। गुड, अब तुम्हें पता है क्या करना है आगे? उसने पीछे मुड़कर साद से कहा। जी भाई। साद ने सर हिलाया तो अशर मुस्कुराया। तो आप आ गया हो तो भेज दो मेरे पास उसे। जी बेहतर, साद कहकर बाहर निकल गया। तो आप जा, तेरा बुलावा आ गया है बेटा। अरे सालो, क्यों मुझ मासूम को मरवाने पर तुले हो? उसने मासूम सी शक्ल बनाई तो इरफान और साद को उस पर तरस भी आया, लेकिन वो दोनों हंसे बिना न रह सके। मैं नहीं जाऊंगा, तुराब ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, फिर मैं जाकर भाई को दो चार बातें लगाकर बता देता हूँ, साद ने इरफान को आंख दबाकर कहा। तो तुराब की हालत और खराब हुई। बेगैर तो डूब मरो तुम दोनों, मुझे बचाने के बजाय और मौत के करीब लेकर जा रहे हो। कैसे दोस्तों तुम लोग? वो एकदम चीखा था। इरफान और साद दोनों का कहका बुलंद हुआ। अब जाओ नहीं तो भाई इधर आ जाएंगे। नहीं, तुम लोग मेरे साथ आओ, मुझे अकेले नहीं जाना। अभी तो मेरी कोई सेटिंग भी नहीं हुई, शादी तो बहुत दूर है और भाई तो मुझे ऊपर पहुंचाने का प्लान बना चुके हैं। अच्छा चल, हम तेरे साथ हैं। वो दोनों उसके पीछे चल पड़े तो तुराब को सुकून आया। भाई आपने बुलाया? डर की वजह से माथे पर नन्हे पसीने के कतरे वाजे दिखाई दे रहे थे।
तुम दोनों जाओ, उसने रोबदार आवाज में कहा तो साद ने इरफान को इशारा किया कि चल पतली गली से निकल जाते हैं। तुराब तो दिल में ही इन्हें बुरा भला कहना शुरू हो गया था। आगे आओ, अशर ने उसे हुक्म दिया। जी भाई। वो थोड़ा आगे हुआ तो अशर ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दी। डर के मारे उसके हलक से उफ तक ना निकली। भाई माफ कर दे। फिर नहीं करूंगा, वो लड़खड़ा कर बोला। फिर का मैं तुम्हें मौका दूंगा तब ना, वो अबरूज खाकर बोला तो तुराब के खौफ में और इजाफा हुआ। भाई दोस्त आए हुए थे तो बकवास बंद कर अपनी। वो एक बार चिल्लाया तो तुराब की टांगे तक कांप गई। एक काम करने का जब मैं बोलूं तो तुम पर फर्ज हो जाता है उसे करना, समझे? भाई आइंदा नहीं करूंगा, एक मौका दे प्लीज, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। आज के बाद सबका खाना तुम ही बनाओगे, समझे? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। वो उसे धक्का देते हुए बाहर चला गया और तुराब ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। क्या बना? साद और इरफान दौड़े आए उसके पास। दफा हो जाओ कमीनों, तुम लोग तो खुश होगे मेरी बेइज्जती पर, उसने मुंह बसोर कर कहा। अरे यार हम लोग तो बस बस देख लिया भाईचारा, मैंने तुम दोनों का भाई नहीं, एक बार कहा तुम लोग चले गए तो। तुराब ने नाराजगी से कहा तो साद ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। अच्छा ना सॉरी। इरफान ने माफी मांगी तो वो आंखें निकाल कर इन्हें देखने लगा। कुछ दिन बाद। वफा कॉलेज के लिए देर हो जाएगी बेटा, जल्दी निकलो। जी अम्मी जा रही हूँ। वो रोज की तरह आज भी लेट ही निकली। घर से बाहर आकर उसने शूलेस बांधे। गली बिल्कुल वीरान थी। वो घर से थोड़ा आगे निकल आई। उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा। दो आदमी उसका पीछा कर रहे थे। उसे अजीब लगा तो उसने तेज चलना शुरू कर दिया। नकाब में लिपटी आंखें खौफजदा थी। उसने अब दौड़ लगा दी क्योंकि अब वो लोग उसे पकड़ने लगे थे। भागते हुए उसकी टक्कर किसी से हुई। प्लीज मेरी मदद करें। वो लोग वो कौन लोग? सामने खड़े लड़के ने पूछा। वो मेरे पीछे ही आ रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, वो घबरा कर बोली। अब वो दोनों आदमी वफा और इस लड़के के सामने थे। लड़की हमारे हवाले करो, इनमें से एक आदमी ने कहा। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ, इस लड़के ने रोबदार आवाज में कहा। वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा तो लड़के ने गन दिखाई। वफा तो अब इस लड़के से भी डर रही थी। ये क्या? आसमान से गिरी खजूर में अटकी, उसने दिल में सोचा। इन लोगों ने पिस्तौल देखी तो रफू चक्कर हो गए। आप डरे नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, उस लड़के ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वैसे कौन थे ये? मैं नहीं जानती, वफा ने जवाब दिया। आप कहीं जा रही थी तो मैं छोड़ाऊं? जी मैं वो कॉलेज के लिए जा रही थी, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, आ जाए। नहीं मैं। अरे आप लेट हो जाएंगी, मेरी गाड़ी करीब ही खड़ी है, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, उसने डरते हुए कहा। वो मुकम्मल तौर पर डर चुकी थी। उसे लग रहा था कहीं वो लोग फिर ना आ जाए। चले। गाड़ी में बैठते ही उसने वफा से पूछा। जी, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। वो कमरे में जंजीरों में जकड़ी हुई थी। जब उसकी आंख खुली तो वो परेशान हो गई। मैं कहाँ हूँ? उसने अपने चारों तरफ देखा। अंधेरा ही अंधेरा था, उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने उठने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो वापस गिर चुकी थी। निकालो मुझे, निकालो, वो चीख रही थी मगर कोई सुनने वाला नहीं था। मैं कहाँ हूँ? उसने रोते हुए खुद से पूछा। अम्मी, वो चिल्लाई। इब्तिसाम, कोई तो आए। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। नकाब उतार कर उसने दूर फेंका और सर घुटनों में डाले रोना शुरू हो गई। कमरे के खुलते ही उसने सर ऊपर उठाया। सामने से रोशनी उसकी आंखों में पड़ी तो वो आंखें मीच गई। एक लड़की उसके सामने थी। उस लड़की ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी। कौन हो तुम? मुझे इस तरह क्यों बांधा हुआ है? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? वो एकदम शुरू हो गई। हौसला रखो, सब बताऊंगी, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। वफा तो उसे घुरे जा रही थी। आखिर वो लड़की कौन थी जो उसे इस तरह बांध कर सवाल पूछ रही थी? कैसा सवाल? वफा ने आंसू साफ करके कहा। वीडियो कहाँ है? कौन सी सी वीडियो? वफा ने डरते हुए कहा। देखो प्लीज ना अपना वक्त बर्बाद करो और ना हमारा। वो वीडियो दे दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। शमसन ने दो टोक लहजे में कहा। मुझे कुछ नहीं पता, जाने दो मुझे। वफा ने झूठ बोला तो शमसन को उस पर गुस्सा आया। पड़ी रहो इधर ही, जब बताने का मूड हो तो बता देना। वो उसे इसी हालत में छोड़कर जा चुकी थी। रुको, मेरी बात सुनो प्लीज, छोड़ दो मुझे, वो रोते हुए फिर एक बार बोली। भाई कुछ नहीं बता रही वो लड़की, आप खुद बात करके देख लें, शमसन ने उसे आकर बताया। वो खिड़की से बाहर की जानिब देख रहा था। क्या तुम उससे नहीं डील कर सकती? भाई वो कुछ बताए तो डील करूं, बस रोए जा रही है, उसने उकता कर कहा। ठीक है जाओ, बाकी का काम करो, मैं संभाल लेता हूँ उसे। रिबाइल बात तो सुनो मेरी। इब्राहिम कब से मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तो उसे घास भी नहीं डाल रही थी। मेरे पीछे मत आओ वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अल्लाह अल्लाह, इतनी जालिम ना बनो यार, मुझ पर थोड़ा रहम करो। इतना हैंडसम नौजवान खड़ा है तुम्हारे सामने और तुम नखरे दिखा रही हो। देखो ये नाशुक्री है सरासर, इब्राहिम मुंह बसोर कर बोला। ओह, तो अब तुम जैसे लोग हैंडसम होंगे तो यारम काजमी और सालार जहान को तो फिर सब्जी बेचनी चाहिए, क्यों? रिबाइल ने उसे घुर कर कहा। एक मिनट, ये लोग कौन है? इब्राहिम ने संजीदा होकर पूछा। क्यों बताऊं? उसने अबरू उचकाकर कहा। देखो मुझे बताओ वरना इनका वो हाल करूंगा कि तुम दोबारा अपनी जुबान से इनका नाम भी नहीं ले सकोगी, उसने जेलिस होकर कहा। अब रिबाइल को मजा आ रहा था उसे तंग करने में। अरे हंस क्यों रही हो, बताओ मुझे। तुम
दुबई के डॉन को नहीं जानते? रिबाइल ने हैरान होकर पूछा। नहीं जानता मैं, उसने जवाब दिया। अच्छा, तुर्की वाले जहान को तो जानते होगे? नहीं, इब्राहिम बेचारे ने एक बार फिर कहा। उफ अल्लाह, तुम जानते क्या हो फिर? अच्छा, एक लास्ट सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ओके? उसने चहक कर कहा तो इब्राहिम को मौका मिल गया उसे मनाने का। ओके, इब्राहिम ने फौरन हामी भरी। इस्लामाबाद की आफत को तो पहचानते होगे, मुझे क्या पता, इब्राहिम ने मुंह बसोर कर कहा। या अल्लाह, किससे मेरा पाला पड़ गया। अब तुम मुझे कुछ बताओगी? दफा हो जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी। वो मुंह लटकाए बाहर चल पड़ी और इब्राहिम सुनो सुनो कहता रह गया। खाना भेजा तुमने? जी भाई, लेकिन खाया नहीं उसने। शमसन ने अशर को बताया। मैं जाता हूँ, खाना भेज दो तुम दोबारा। जी भेज देती हूँ। कमरे का दरवाजा खोला तो उसने अपना सर ऊपर उठाया। अपने सामने खड़े इस पुलिस ऑफिसर को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उभरा। तुमने धोखा दिया मुझे, घटिया इंसान। अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा। एक लड़की के साथ इस तरह करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो उसे खाना देने आया था जबकि वफा तो उस पर टूट पड़ी। ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं, उसने बस इतना कहा और उसकी सूजी हुई आंखों में खोस आ गया। खाना आ गया था, खाना खाओ, उसने वफा को कहा जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। नहीं, खाना मुझे क्यों, तुम मुझे यहाँ लाए हो, बोलो। गाड़ी में बिठाकर मुझे बेहोश कर दिया और यहाँ ले आए। उसने अशर इब्रार से शिकवा किया। मजबूरी थी मेरी। अशर ने आंखें झुकाकर कहा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? बस थी। तुम ये बताओ वो वीडियो कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। वो अपनी जिद पर कायम थी। ओके, मत बताओ, पहले खाना खाओ फिर बात होगी। उसे खाना देकर वो चला गया जबकि वफा की आंखों में गुस्सा देख उसे कुछ हुआ था। अपना प्लान वो हर सूरत खराब नहीं कर सकता था, इसलिए उसे हर हद से गुजरना मंजूर था। मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, समझी? इब्राहिम को रिबाइल पर अच्छा खासा गुस्सा आ चुका था। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी किसी बात में, ओके? वो भी जिद्दी अंदाज में बोली। यार, 5 मिनट सिर्फ लेट विश किया है और तुम इतना मसला बना रही हो। हाँ, बना रही हूँ। अगर नहीं मना सकते तो चले जाओ अब। उसकी आंखों में नमी उभर आई थी। वो जैसे ही उसके पहलू से गुजर कर जाने लगी तो इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात। वो अपना बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी लेकिन मुकाबिल ज्यादा ताकतवर था। अशर की नजर उन पर पड़ी तो वो सीधा उनकी जानिब आ गया। ये क्या हो रहा है? वो रोबदार आवाज में बोला तो इब्राहिम ने एक झटके से ही रिबाइल का बाजू छोड़ दिया। सॉरी भाई, वो मैं दरअसल, वो कुछ शर्मिंदा होकर बोला। रिबाइल ने फौरन आंसू साफ किए। लगता है तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए अब, उसने एक ही बार में अपना फैसला सुनाया था। रिबाइल का मुंह तो टमाटर की तरह लाल हो गया था। भाई ऐसी बात नहीं, वो इब्राहिम ने कुछ वजाहत देनी चाहिए लेकिन वो फिर बोला। क्या मतलब, तुम शादी नहीं करना चाहते? चलो ठीक है, मैं रिबाइल का खुद ही कोई अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ। अशर ने उसे जानबूझकर छेड़ा था। नहीं भाई, आप प्लीज ऐसा मत करें, मैं तैयार हूँ। अम्मी से पहले ही बात कर चुका हूँ, इब्राहिम ने फौरन बोला। इब्राहिम की फैमिली में सिर्फ अम्मी थी, एक ही था वो वालिदैन का सहारा। बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो चुका था। रिबाइल के वालिदैन बचपन से ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसकी परवरिश एक यतीम खाने में हुई और फिर वो वहां से निकलने के बाद अशर ने उसकी देखभाल की रहने के लिए एक अलग घर दिया। इसी घर में रायमा और शमसन भी रहती थी। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी अम्मी को पता है, फिर देर किस बात की? अशर ने उससे पूछा। भाई, एक बार हमारा मिशन मुकम्मल हो जाए फिर वो भी हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों को देर नहीं करनी चाहिए। वो कहता अपनी गाड़ी की जानी बढ़ गया। शायद कहीं जा रहा था। देखो प्लीज, हमें वो वीडियो दे दो, तुम्हें जाने देंगे। शमसन उसे 2 दिन से समझा रही थी लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस एक ही जिद, मुझे मेरे घर जाना है। मैं नहीं दूंगी, तुम लोग मुल्क के दुश्मन हो, मैंने खुद देखा था। वहां इतना ज्यादा असला था। तुम लोग गुनाहगार हो। अच्छा मेरी माँ, हम लोग हैं गुनाहगार, तुम हमें बस वीडियो दे दो। वो उकता कर बोली। नहीं, पहले मुझे घर जाने दो, फिर इधर ही बैठी रहो। वो फिर गुस्से से कहकर बाहर चली गई। वफा बस रोती रह गई। अम्मी आप कहाँ हैं, मुझे निकालें यहाँ से, वो आंसू बहाते हुए खुद से ही कह रही थी। अम्मी हम पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं, आप ही जरूर मिल जाएंगे। इब्तसाम ने परेशान हाल अब उनको देखकर मशवरा दिया। अम्मी प्लीज रोना तो बंद करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फातिमा परेशान लहजे में बोली तो सुल्ताना बेगम ने आंसू साफ किए। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। सुल्ताना बेगम ने आंखें साफ करके कहा। अम्मी, अल्लाह करेगा वो ठीक होंगी, आप हिम्मत करें। इब्तसाम अपनी बहन के लिए बहुत परेशान था। ना जाने कहाँ हो तुम आप ही, उसने दिल में कहा। या अल्लाह मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, आमीन। खाना खाया उसने? नहीं भाई, शमसन ने जवाब दिया। मुझे ये लड़की मजबूर कर रही है सख्ती करने पर, बल्कि मैं नहीं चाहता कि इससे मैं सख्त रवैया रखूं। अशर ने गुस्से से कहा तो शमसन भी अंदर ही अंदर डर गई। जाओ तुम, मैं देखता हूँ इसे। वो फौरन चली गई। दरवाजे की आहट पर वफा ने अपनी आंखों को जोर से रगड़ कर साफ किया। देखो लड़की, मुझे जिद और गुस्सा करने पर मजबूर मत करो।
وہ سیدھا اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میرا نام وفا انتظار ہے، سمجھے؟ اور میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو اور جانے دو مجھے یہاں سے۔ وہ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اسے ایک پل کے لیے اشر ابرار سے خوف نہیں آیا تھا، وہ اشر ابرار تھا، تو یہ بھی وفا انتظار تھی۔ ٹھیک ہے محترمہ وفا انتظار صاحبہ، مجھے آپ کی دلیری پسند آئی، لیکن کھانا نہ کھا کر آپ اپنا ہی نقصان کریں گی۔ وہ ابرو چکا کر بولا، تو تمہیں کیا، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ مجھے بہت کچھ ہے، اگر تم بھوکی مر گئی تو وہ ویڈیو کہیں لیک نہ ہو جائے، اس لیے تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ وہ تحمل سے بولا۔ دو باتوں کے بعد اس کا غصہ ریت کی طرح پھسل گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی پر غصہ نہیں کر پاتا تھا، عجیب سی کشش تھی اس لڑکی کے اندر جو اشر ابرار کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اور یہ بات تقریباً سب نے نوٹ کی۔ اگر وفا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک اشر اسے مار کر ویڈیو ہتھیا لیتا، مگر وہ اس لڑکی کے معاملے میں نرمی دکھا رہا تھا، اور یہ بات باقی ٹیم ممبرز کو حیران کر رہی تھی۔ وہ اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا، وفا کو مجبوراً کھانا پڑا۔ جب اس نے وفا سے کہا کہ اب اگر کھانا نہ کھایا تو میں خود تمہارے منہ میں نوالا ٹھوس دوں گا، اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ بھی۔ وفا نے مسلسل نظر خود پر پڑتی دیکھی تو گھبرا کر بولی، تم کھاؤ، میں بس دیکھ رہا ہوں۔ اشر نے آرام سے کہا تو وفا کو وہ پاگل سا لگا۔ پاگل کہیں کا؟ وفا ایسا سے بڑبڑائی، کچھ کہا تم نے؟ اشر نے اسے مسکرا کر پوچھا، کیونکہ وہ واضح طور پر سن چکا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے سادہ سا جواب دیا۔ جب وہ کھا چکی تو اشر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا سنو، وفا نے پیچھے سے آواز دے کر روکا۔ بولو۔ اشر نے پیچھے مڑ کر کہا، مجھے ایک جائنماز چاہیے۔ ٹھیک ہے بھیجتا ہوں، کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ ایک منٹ رکو، وفا نے پھر اسے روکا۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو اس طرح بار بار روک کر کہ اب دوبارہ روکا تو مجھے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اشر نے یقیناً دل میں کہا تھا۔ کیا ہے بولو؟ اشر نے وفا سے کہا، پلیز یہ زنجیر بھی کھول دو۔ وضو کیسے کروں گی میں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹھیک ہے، شمسن تمہارے ساتھ ہوگی، ہر وقت تم باہر آ سکتی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی، پکا وعدہ۔ وہ خوش ہو کر بولی، آخر اس کمرے سے تو جان چھوٹے گی، ٹھیک ہے، پر ابھی نہیں، بعد میں۔ لیکن وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ دیکھو اپنے کام سے کام رکھو لڑکی، مجھے ایسی لڑکیوں سے الجھن ہے جو بچوں جیسی حرکتیں کرتی پھریں۔ ساتھ غصے سے رائما کو باتیں سنا رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے اس لڑکی سے چڑ تھی، نہ جانے کیوں۔ اشر بھائی نے دونوں کو ایک ہی کام مل کر کرنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ دونوں بازار میں کھڑے تھے کسی کام کے لیے، انہیں جانا پڑا، لیکن رائما کو آئس کریم پارلر نظر آ گیا تھا اور اب اسے آئس کریم کھانی تھی ہر حالت میں۔ کاش یہ کھڑوس ساتھ نہ ہوتا تو میں کھا لیتی، اس سے اچھا تو تراب ساتھ آ جاتا۔ 2 منٹ کی بات ہے سادی، جانے دو نا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، میرا نام سعد احتشام شاہ ہے، نہ کہ سادی، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا، سبحان اللہ، سعدی احتشام شاہ، اتنا بڑا نام 1 گھنٹہ لگ جائے پکارتے ہوئے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی تو سعد کو اور غصہ آیا۔ میں تو سعدی ہی بولوں گی، اور اگر تم نے مجھے کچھ کہا تو اشر بھائی کو بتاؤں گی۔ وہ مسکرا کر بولی تو سعد اپنی مٹھی بھینچ کر رہ گیا۔ سعد شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اسے لڑکیوں کا اتنا ماڈرن ہونا پسند نہیں تھا۔ رائما گاڑی میں بیٹھو، ہم واپس جا رہے ہیں، سعد نے روبدار آواز میں کہا، لیکن ابھی آئس کریم، بیٹھو گاڑی میں۔ اسے اس بار تھوڑا اونچا بولا تو وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہت برے ہو تم، کھڑوس کہیں کے، رائما نے منہ بسور کر کہا تو سعد مسکرا کر جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا۔ رائما اور سعد کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، جو رائما کی حرکتوں سے واضح دکھائی دیتا تھا۔ تراب اور عرفان ایک فائل کو دیکھ کر کچھ ڈسکس کر رہے تھے کہ رائما اور سعد ہال میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ رائما نے سب کو سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ بھائی کہاں ہیں؟ سعد نے پوچھا۔ عرفان نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ بھائی آ جاؤ، آ جاؤ، اشر نے اسے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ بھائی جو کام آپ نے دیا تھا وہ ہو گیا ہے، ساری انفارمیشن نکال لی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ ساتوں مجلس میں آ رہے ہیں، اور ہاں وہ پولیس والے بھی۔ سعد نے اشر کو ساری انفارمیشن دی جس کے لیے اشر نے اسے بولا تھا۔ بلاؤ سب کو، اشر نے اسے کہا تو وہ باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے سب ہال میں موجود تھے۔ اشر نے بولنا شروع کیا، ہمارے پاس کچھ دن ہیں اور ہم بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں۔ تم سب لوگوں کے دماغ میں ہوگا کہ آخر کیوں میں یہ سب کر رہا ہوں۔ تم لوگ میری فیملی ہو، میں بتانا چاہوں گا تم سب کو اپنے ماضی کے بارے میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی اداسی تھی۔ میں اور میری فیملی خوش تھے اپنی زندگی میں، اور پھر ہماری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ پاکستان آنا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ امریکہ سے آنے کے بعد پاپا نے پولیس کے شعبے کو چنا۔ میں اس وقت 11 سال کا تھا، امی گھر ہی ہوا کرتی تھیں۔ پاپا کے پاس بڑے بڑے بزنس مین جو کہ سب کے سامنے نیک تھے لیکن اصل میں درندے تھے، ان کے کچھ ثبوت لگ چکے تھے۔ وہ دن رات دھمکیاں دیتے رہتے، لیکن پاپا نے اپنے کردار کا سودا نہیں کیا۔ وہ مضبوط رہے اپنے ہر عمل پر۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ درندے ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اشر کی آنکھیں نم تھیں، انہوں نے مار دیا
हमारे बाप को, और इसमें वो 2 पुलिस वाले भी शामिल थे जो पापा के दोस्त थे। मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकीं और वो भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गईं। काफ़ी अरसे तक मैंने इनका इंतज़ार किया, लेकिन वो लोग पाकिस्तान से जा चुके थे और अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मस्त थे। वो भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला कुछ भी। 12 रबीउल अव्वल की महफ़िल में वो कातिल इकट्ठे होंगे। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इनको ख़त्म करने का। इसलिए मैं उनको हर हाल में मारकर दम लूँगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन भाई, मजलिस में काफ़ी लोग जमा होंगे, लगभग 200। हमें आदमी ज़्यादा चाहिए होंगे। इरफान ने अशर को चुप होते ही कहा, तुम फिक्र मत करो, सारा इंतज़ाम हो गया है, असला आ गया है और बाकी भी सब काम हो जाएँगे। अशर ने फुल इत्तेमाद से कहा तो सबने सर असबात में हिलाया। उसके दुःख में सबकी आँखों में नमी थी। वो सब उसकी अब फैमिली थी। अब जाओ तुम लोग और अपना-अपना काम अच्छे से करो, और शमसन तुम वफ़ा के साथ ही रहोगी हर वक़्त, उसने शमसन से कहा तो उसने असबात में सर हिलाया। वो आज फिर उसके पास ज़मीन पर बैठा था। उसे आए हुए काफ़ी दिन गुज़र चुके थे। सुल्ताना बेगम ने कुछ दिन ढूँढकर छोड़ दिया कि ज़्यादा बात बाहर निकली तो लोग जीना हराम कर देंगे। वो अभी भी रो रही थी जब अशर उसके पास बैठा। तुमने क्यों रखा हुआ है मुझे? वफ़ा ने नम आँखों से सवाल किया। पहले रोना बंद करो। अशर ने रोबदार आवाज़ से कहा। मुझे जाने दो प्लीज़। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। वो रोते हुए बोली, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मेरी कैद से निकलना कोई आसान बात नहीं। वो मुस्कुराकर बोला तो वफ़ा को उसकी मुस्कुराहट पर गुस्सा आया। देखो, वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी, इसलिए जाने दो मुझे। वफ़ा ने एक और कोशिश करनी चाहिए। शायद इस बार वो उसे जाने दे। बेवकूफ हूँ मैं या पागल हूँ जो ये मान जाऊंगा कि तुमने वीडियो डिलीट कर दी है? नहीं मोहतरमा वफा, मैं इतना पागल भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। चुपचाप मेरी हर बात को मानती रहो, समझी? वो उंगली का इशारा करते हुए बोला, नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, भाड़ में जाओ। वो चेहरे पर गुस्सा लाकर बोली, आखिर तुम इतनी इतनी जिद्दी क्यों हो? अशर ने उससे तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, वो नखरा दिखाकर बोली तो अशर मुस्कुराया और जल्दी खुद को कंपोज कर गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम वीडियो के बारे में ज़रूर सोचना, और हाँ, मेरे बारे में भी। वो आंख दबाकर बोला तो वफा को झटका लगा। बदतमीज कहीं का। वो दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहना शुरू हो गई। तैयारी हो गई? जी भाई, मौलवी साहब आ रहे हैं। इरफान ने इत्तला दी। अच्छा ठीक है, सबको तैयार होने का बोल दो। अरे राइमा, तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे तुम्हारा निकाह हो रहा है। शमसन उसको उसकी तैयारी देखकर उसे घूरते हुए बोली, अरे यार, आखिर वो मेरा बड़ा भाई है, इतना तैयार होना तो बनता है ना। उसने कंधे उचकाकर कहा, भाई तो मेरा भी है वो, लेकिन मैं तो इतना तैयार नहीं हो रही। हाँ, ये तो तुम्हारा मसला है, मेरा तो नहीं। राइमा ने चहक कर कहा तो शमसन को अपने सवाल पर अफसोस हुआ। तुम दोनों को कितनी देर? साद की जुबान को ब्रेक लगी थी। राइमा को देखकर वो इन्हें बुलाने आया था, मगर राइमा को देखकर कहीं खो सा गया था। जी साद भाई, हम तैयार हैं, शमसन ने जवाब दिया। तो चलो। साद ने नजर राइमा से हटाकर कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? साद ने खुद से सवाल किया। चले? शमसन ने कहा तो उसने अपने ख्यालों को झटका। हाँ चलो। राइमा सबसे पहले कमरे से निकली और खुश होकर आगे बढ़ने लगी, जबकि शमसन और साद उसका बचपना देखकर मुस्कुराए थे। वफा को लेकर आओ, अशर ने हुक्मी अंदाज से कहा। जी भाई। राइमा गई और उसे थोड़ा बहुत तैयार करके बाहर ले आई। क्यों लाई हो मुझे यहाँ, और किसका निकाह है? उसने परेशान होकर पूछा। तैयारी के दौरान भी वफा ने हजार सवाल किए, लेकिन राइमा ने सिर्फ इतना कहा कि भाई का निकाह है। पहले बताओ तभी मैं बाहर जाऊंगी। तुम चलो तो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उफला, कितनी जिद्दी हो तुम। राइमा कराह कर रह गई। अब यहाँ रास्ते पर खड़े हम अच्छे लगते हैं? चलो ना, नहीं तो निकाह शुरू हो जाएगा। उसने वफा की मिन्नत करनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जो मर्जी करो, लगता है भाई को बुला कर लाना ही पड़ेगा। उसने सोचा और वफा को वहीं खड़ा करके अशर को बुलाने चली गई। भाई, वो बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं आएगी, आप ही लेकर आए। राइमा ने मुंह बसोर अशर को आकर बताया। वो 1 मिनट में उसके पास पहुंच गया। ये क्या सीधा है कि बाहर नहीं आना? जब एक बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरी हर बात माननी पड़ेगी तुम्हें, तो समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? अशर उसका बाजू पकड़े खड़ा था कि वफा ने उसके पांव पर पांव मारा तो उस बेचारे की चीख निकली। अचानक से होने वाले इस हमले के लिए अशर बिल्कुल भी तैयार ना था। छोड़ो मेरा बाजू, आइंदा ऐसी गलती मत करना। वफा ने उसे उंगली से वार्निंग दी तो अशर उसकी हिम्मत देखता रह गया। पागल लड़की हो तुम, अशर ने उसे घुर कर कहा। तुमसे तो कम ही हूं। वो चेहरे का रुख मोड़कर बोली तो अशर का दिल किया उसकी इस अदा पर उसे गले लगा ले। पहले दिन से अशर इब्रार वफा का दीवाना हो गया था, बस शो नहीं करता था। चले बाहर, अगर तुम्हारी हाथापाई खत्म हो गई हो तो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुम मुझसे जबरदस्ती निकाह करने वाले हो। मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है कि हीरो हीरोइन को किडनैप करता है और फिर जबरदस्ती निकाह कर लेता है। तुम भी ऐसा ही करोगे। अशर को उसकी बात पर बेसाख्ता हंसी आई, मगर वो छुपा गया। मतलब तुम हीरोइन हो और मैं तुम्हारा हीरो? अशर ने संजीदा होकर पूछा। जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वफा माथे पर तेवरी चढ़ाकर बोली। लेकिन अभी तो तुमने खुद कहा था। उसने मैंने नॉवेल्स की बात की थी। वो फिर बोली, ओ हाँ,
तुम निकाह वाली बात कर रही थी, सो तुम्हारे मुताबिक हमारा अभी निकाह है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, वो बाएं आंख दबाकर बोला। तो वफा का मुंह लाल हो गया। मुझे तुम गैंगस्टर नहीं, गली के आवारा लड़कों जैसे लग रहे हो। चलो, आवारा ही सही, कुछ तो लगते हैं हम आपको। वो शोक अंदाज में बोला। तो वफा हैरान रह गई। तुम इतनी खुशियां क्यों मना रहे हो? तुम्हें देखकर मेरा दिल काबू में नहीं रहता, अशर ने संजीदा होकर कहा। तो वफा थोड़ा सा पीछे खिसकी। पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत में, मुझे जाना है। वो कुछ कहते इससे पहले ही अशर ने बाजू पकड़ लिया। मुझसे दूर नहीं जाना, बाकी जहां मर्जी जाओ, छोड़ो। उसने एक पल में छोड़ दिया। अब चलो बाहर। उसे लेकर वो बाहर हॉल में आ गया। दुल्हन बनी वो सोफे पर बैठी एक परी लग रही थी और खुद को हैंडसम कहने वाला आज वाकई हैंडसम लग रहा था। इब्राहिम की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जबकि रबाइल अभी भी किसी बात पर नाराज थी, मगर आंखों में खुशी वाजे दिखाई दे रही थी। जबकि रैमा को तो सबसे ज्यादा खुशी थी, उसे एंजॉयमेंट मिल रही थी, और क्या चाहिए उसे। आ तो साथ को भी वो बुरी नहीं लग रही थी। सोचने की बात है वैसे। अशर की निगाहें वफा पे थी, जबकि वफा तो शर्मिंदगी से बचने के लिए छुप छुप रही थी। हाय, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वफा ने दिल में कहा। अच्छा सोता रहे, पागल कहीं का। खुद इंजॉय कर रहा है और मुझे जबरदस्ती रखा हुआ है। अम्मी कितना याद करती होंगी, और फातिमा। इब्तिसाम भी सबका सोचकर एक बार फिर उसकी आंखों में नमी सी उभर आई। निकाह की तकरीब खत्म हो चुकी थी। वफा वापस कमरे में आकर खूब रो दी। रोने की वजह से उसकी आंखें हमेशा की तरह सूजी हुई थी। राइमा उसके पास गई, लेकिन वफा को इन सब पर गुस्सा आ रहा था। कैसे वो लोग दूसरों की तकलीफ देकर खुश रह सकते थे? वो बस यही सोच रही थी। वफा को अपनी फैमिली बहुत याद आ रही थी। वो कैसे निकलती उनके दरमियान से, उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। या अल्लाह, मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं कहाँ फंस गई हूँ, वो खुद से कह रही थी। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, तो अशर उसे ही देख रहा था। अब वो कमरे में वफा के बिल्कुल सामने खड़ा था। रोने का फायदा नहीं, मेरी मर्जी के बगैर तुम नहीं जा सकती, अशर ने जैसे फैसला सुनाया हो। वफा उसका चेहरा ही तकती रह गई। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ रखने वाले? वफा ने आंसू साफ किए और खड़ी हो गई उसके सामने। तुम क्या समझते हो तुमने मुझे कैद किया हुआ है यहाँ? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। बिल्कुल मैंने ही किया हुआ है, अशर रूपदार आवाज में बोला। अशर, इबरार, भूल है तुम्हारी। ये तुमने नहीं कैद किया हुआ है। ये सब जो हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वफा ने चंद अल्फाज में बहुत गहरी बात कर दी, जिसे सुन अशर इबरार थोड़ी देर साकित सा रह गया। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, उसने मुझे आजमाइश में डाला है, वही मुझे आजमाइश से निकालेगा। वफा को अपने रब पर पूरा यकीन था कि उसका रब उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगा। उसे ही तो पुख्ता यकीन कहते हैं कि आपका सामना समंदर से हो और आपको यकीन हो कि आपका रब रास्ता निकालेगा। अशर करने को तो कुछ और आया था, लेकिन वफा की बातें सुनकर वो एक लफ्ज भी ना कह सका। गुनाहगार को रास्ता दिखाने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, उसे सीधी राह दिखाना हर मोमन मुसलमान का हक है। वफा वही अपना हक अदा कर रही थी। अशर उसकी बातें सुनकर फौरन बाहर निकल गया। नमाज का वक्त हुआ तो वफा ने नमाज अदा की। जंजीरें सिर्फ नमाज के वक्त खुलती थी, फिर दोबारा से वो इन्हीं जंजीरों में जकड़ी रहती। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। वफा को अपने अल्लाह पर भरोसा था, इसलिए उसे कुछ सब्र आ गया था। अलबत्ता कभी कभार आंखें नम हो जाती थी। रायमा, आइसक्रीम खाने चले? तुराब ने रायमा को ऑफर की तो वो बेहद खुश हो गई। शुक्र है तुमने कह दिया, वरना मैं कहने वाली थी तुम्हें, उसने खुश होकर कहा। चलो कोई नहीं, मैंने कह दिया। तुराब भी मुस्कुराकर बोला। सामने खड़े साथ को तो इनके बाहर जाने का सुनकर मौत ही पड़ गई। पहले तो राइमा उसे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पता नहीं अब उसे क्या मसला था कि हर वक्त वो राइमा को अपने साथ काम करने पर मजबूर कर देता। सबने साथ का बदलाव काफी नोट किया। वो दोनों जैसे ही बाहर जाने के लिए गेट तक पहुंचे ही थे कि साथ ने हाथ के इशारे से इन्हें गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। इशारे को समझते हुए दोनों बाहर निकले। अब क्या मसला हो गया इस शादी को? रायमा ने मुंह बसोर कर तुराब से कहा। पता नहीं, चलो देखते हैं, तुराब ने रायमा से कहा। दोनों चल पड़े साथ की जाने। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम लोग, अरे मैं बताती हूँ, राइमा फौरन बोली। हम लोग एक जरूरी काम से जा रहे हैं, वो निडर होकर बोली। कौन सा जरूरी काम? सामने भी साथ एहतशाम शाह था, अशर इबरार का खास बंदा। बगैर तशवीश के वो किसी को छोड़ दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसे मालूम था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। उसके बावजूद भी वो उनसे तशवीश कर रहा था। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हमने अशर भाई को बता दिया है, राइमा ने मजे से कहा। तो साथ को और गुस्सा आया उस पर। वो अशर भाई हैं, लेकिन मैं साथ एहतशाम शाह हूँ। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी मुझे ही देना होगा, समझी? वो गुस्से से होती सुर्ख आंखें निकाल कर बोला। तो एक पल के लिए तुराब भी डर गया। यार जाने दे, अभी आ जाएंगे, तुराब दरमियान में बोला। तो साथ ने उससे कहा कि वो फिलहाल अंदर चला जाए। तुराब को ज्यादा बहस पसंद नहीं थी, वो चुपचाप अंदर चला गया। अरे राब,
کہاں جا رہے ہو تم یار؟ رائما پیچھے سے اس کو پکارتی رہ گئی، لیکن تراب اندر جا چکا تھا۔ یہ راب کون ہے؟ سعد نے ابرو چکا کر پوچھا۔ تراب نام ہے اس کا، اور تم آج کے بعد اسے تراب بھائی بولو گی، سمجھی؟ کیوں بولوں گی میں اسے بھائی؟ اور تمہیں مجھ سے تکلیف کیا ہے؟ مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے نا؟ جب بھی میں خوش ہوتی ہوں آ جاتے ہو میری خوشی برباد کرنے، وہ غصے سے بولی۔ اس دن نا خود لے کر گئے مجھے آئس کریم پارلر، اور نہ آج تراب کے ساتھ جانے دیا، بہت برے ہو تم بھائی۔ میں نے کیا کہا تمہیں کچھ دیر پہلے کہ تم تراب بھائی بولو گی؟ تم بھول گئی؟ سعد نے رائما سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، چونکہ تم ہمارے بڑے ہو، اشر بھائی کے خاص ہو تو مان لیتی ہوں تمہاری بات۔ آج کے بعد میں تم سب کو بھائی بلاؤں گی، اور تم لوگوں کو پھر میری باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ بولو منظور ہے؟ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بولی تو سعد نے اسے گھر کر دیکھا۔ چلو نہیں تو نہ صحیح۔ جب سعد نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا تو وہ ہاتھ پیچھے کر گئی۔ تم لوگ ابھی نہیں گئے؟ اشر نے رائما کو کے قریب آ کر پوچھا، کیونکہ وہ اشر کو بتا چکے تھے کہ آج تراب اور رائما باہی جا رہے ہیں، کام مکمل کر کے جو اشر نے انہیں دیا تھا۔ بس بھائی جا رہے تھے کہ سعد بھائی نے روک لیا۔ سعد کے کانوں میں بھائی کی آواز پڑی تو اس کا منہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ چلو تم لوگ بعد میں چلے جانا، اشر اتنا کہہ کر چلا گیا۔ یہ کیا بکواس کی تم نے؟ سعد نے رائما کا ہاتھ کھینچ کر پوچھا۔ کیا؟ رائما نے آرام دہ لہجے میں کہا۔ یہ جو بھائی والی بکواس کی تم نے؟ ارے ابھی تم نے ہی تو بولا کہ بھائی بلاؤ، وہ معصوم بن کر بولی۔ میں نے باقی سب کے لیے کہا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں بھائی نہیں بلاؤں میں؟ ہاں، سعد نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ اچھا، کس خوشی میں؟ رائما نے چہک کر کہا۔ سعد سوچ رہا تھا یہ لڑکی اتنی پاگل ہے یا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ بس مجھے نہیں پسند کہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ جوڑے۔ اچھا جی، اتنی نفرت؟ رائما نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ بالکل اتنی ہی نفرت۔ سعد نے اس کا پکڑا ہوا ہاتھ جھٹکا اور کچھ نویس سا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ہائے میرے سعدی کو تو اظہار کرنا بھی نہیں آتا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ میرا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ خود سے بولی۔ نکاح کی تقریب مکمل ہونے کے بعد اگلے دن سب کاموں میں لگ گئے، جبکہ ابراہیم اور ربائل دونوں ہنی مون کے لیے دبئی روانہ ہو گئے۔ وفا روز کی طرح نماز ادا کر کے بیٹھی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ آخر کیوں نہیں اسے یہ لوگ جانے دیتے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی تبھی شمسن کمرے میں داخل ہوئی۔ وفا، بھائی نے بلایا ہے، چلو۔ شمسن نے وفا سے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، جا کر بول دو اپنے بھائی کو۔ وہ منہ پھیر کر بولی۔ یار پلیز بات سن لو، کیا پتا تمہارے فائدے کی بات ہو۔ شمسن نے اس کی منت کی تو وفا نے اس کا منہ دیکھا اور خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ شاید اشر اسے چھوڑ دے، وفا نے دل میں سوچا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کمرے سے نکل کر اب وہ دونوں اشر کے پرسنل روم کی طرف بڑھی۔ بھائی آ جائیں؟ شمسن نے معمول کی طرح اجازت طلب کی۔ اشر نے اجازت دی اور شمسن کو انگلی سے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ اب اس کی نظر وفا پر تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کس لیے بلایا ہے تم نے؟ وفا نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے واپس مڑی۔ وہیں رک جاؤ، اشر ابرار نے روب دار آواز میں کہا تو وہ ایک پل کے لیے سہم گئی۔ تمہارے لیے ایک ڈیل ہے، اگر تم قبول کرنا چاہو تو۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ اور اگر میں نہ قبول کروں تو؟ وفا نے 2 قدم بڑھا کر کہا۔ تمہیں ماننی پڑے گی میری ہر بات مس وفا، اشر نے منہ پر مسکراہٹ سجا کر کہا تو وفا کو اس کی خوبصورت شکل پر تھپڑ مارنے کو دل کیا۔ تم باپ ہو میرے جو تمہاری بات مانوں گی میں؟ وہ سرخ ہوتے منہ کے ساتھ بولی تھی۔ نہیں، باپ نہیں لگتا، لیکن جلد ہی کچھ اور لگ سکتا ہوں، وہ میں نے خیز انداز میں بولا تو وفا کو مزید تپ چڑھی۔ بکواس بند کرو اپنی، گھٹیا انسان، وہ اشر پر بن بادل برس پڑی۔ ہائے میری جان، یہ تمہارا غصہ ہی مجھے بھاتا ہے، اشر اس کے قریب آ کر بولا تو وہ 2 قدم پیچھے کھسکی۔ بہت غلیظ انسان ہو تم، مجھے جانے دو یہاں سے، میں تمہیں وہ ویڈیو دے دوں گی۔ وفا نے نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے میری پیاری چھوٹی سی مس وفا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے وہ ویڈیو چاہیے؟ اشر نے کہکا لگا کر کہا تو وفا کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ مطلب؟ وہ اٹک کر بولی۔ مطلب یہ کہ مجھے ویڈیو نہیں چاہیے، وہ مطمئن ہو کر بولا۔ وفا کو لگا شاید مذاق کر رہا ہے یا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ تم نے کیا کہا ابھی؟ وفا نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہی جو تم نے سنا۔ وہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ وفا ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگ پڑی۔ اگر تمہیں ویڈیو نہیں چاہیے تو مجھے کیوں اتنے دن اپنی قید میں رکھا؟ اس نے اشر سے سوال کیا۔ وہ بس خاموش رہا۔ اور اگر ویڈیو نہیں چاہیے تو پھر یہ سب ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کرتی گئی۔ ریلیکس مائی ڈیئر، اشر اب بھی پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا اور وفا حیران۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو آخر؟ میں بس اپنی مرضی چاہتا ہوں، وہ سنجیدہ ہو کر بولا۔ مجھے چھوڑ دو، میں وہ ویڈیو جا کر ڈیلیٹ کر دوں گی، اس کے بعد تم جو مرضی کرو، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، وفا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کون سی ویڈیو کی بات کر رہی ہو؟ اشر ذرا مسکرا کر بولا۔ وہی ویڈیو جو میں نے تم لوگوں کی بنائی تھی، جو میرے پاس ہے، وفا نے اسے یاد کرانا چاہا۔ اشر نے زوردار کہکا لگایا۔ وہ ویڈیو تمہارے آنے کے دوسرے ہی دن میرے پاس موجود تھی، اشر نے وفا کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وفا حیران ہو کر بولی۔ مطلب یہ کہ جب تمہاری فیملی تمہیں تلاش کرنے میں مصروف تھی
तो मैंने बड़ी सफाई से तुम्हारे घर से वो वीडियो निकलवा ली। तुमने क्या सोचा तुम अपने सरहाने में मोबाइल छुपा दोगी तो मुझे इल्म नहीं होगा? वफा ने अशर को बहुत हल्का ले लिया था। मगर तुम्हें कैसे पता चला? बस ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो मुस्कुरा कर बोला। फिर भी वफा ने इसरार किया। अच्छा अब इसरार कर रही हो तो बता देता हूँ, लेकिन छोड़ो। अशर ने वफा को तंग करना चाहा। बहुत बदतमीज हो तुम। वफा ने गुस्से से कहा। शुक्रिया जनाब। अशर ने हाथ से शुक्रिया का इशारा करते हुए कहा। जहन्नुम में जाओगे इंशाअल्लाह। वफा ने उसे खरी खोटी सुनाई तो वह हंसकर रह गया। इस लड़की से मिलने के बाद वो बहुत बदल गया था। पहले वाला अशर इबरार तो रहा ही नहीं। तुम्हें वीडियो मिल गई, अब मुझे यहाँ रखने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता। वफा दोबारा काम की बात पर आई। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैंने क्या करना है? वो एक बार फिर संजीदा हुआ, क्योंकि वफा उससे दूर जाने की बात कर रही थी। देखो मुझे अब हर हालत में अपने घर जाना है। तुम मुझे और नहीं कैद में रख सकते, समझे तुम? वफा ने गुस्से से कहा। मेरी बात कान खोल कर तुम सुन लो। मेरी मर्जी के बगैर तुम तो क्या, एक पत्ता भी नहीं यहाँ से हिल सकता। अशर ने सुर्ख होते मुंह से कहा। तुम किस गुमान में हो अशर इबरार? देखो सामने दरख्त झूल रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ, सांस ले रही हूँ, वो भी तुम्हारी मर्जी के बगैर। सब कुछ एक सिमत में चल रहा है, लेकिन ये सब रब की मर्जी से हो रहा है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक मामूली इंसान से ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं। वफा अपनी धुन में बोलती गई और अशर इबरार बिल्कुल साकित खड़ा रहा। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? वफा ने होंठों को फैलाकर कहा। वाकई अशर इबरार की बोलती बंद हो गई थी। तुम्हें पता है अशर इबरार, इंसान खुद को बहुत अजीम समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी हकीकत सिर्फ मट्टी है, मट्टी से ज्यादा कुछ नहीं। हम बने मट्टी से हैं और इसी मट्टी में जाएंगे, और मरने के बाद हम खाक हो जाएंगे। इतना गरूर, इतना तकब्बुर हम इंसानों पर अच्छा नहीं लगता। वो चुप हुई तो अशर ने गहरा सांस लिया। तुम हर एक पर हुक्म नहीं चला सकते, ये अख्तियार मालिक का है, हम जैसी मामूली मखलूक का नहीं। प्लीज अपना हुक्म दूसरों पर चलाना छोड़ दो। हर इंसान को उसकी जिंदगी जीने दो। जाओ यहाँ से। वो बस यही अल्फाज अदा कर पाया। वफा बाही जा चुकी थी। मेरे अल्लाह, मुझे तुझ पर यकीन है, तो खुद ही रहीम है। मुझे इस आजमाइश से जल्द निकाल, आमीन। वफा ने दिल में अपने रब से कहा। भाई, आपको मालूम है हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आप अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं? इरफान ने खुश होकर कहा। साद को भेजो, अशर ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। जी बेहतर, इरफान इतना कहकर चला गया। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है साद। अशर ने साद से कहा। जी भाई, हुक्म करें। साद ने अदब से जवाब दिया। तुम्हें अगर किसी से निकाह करने का कहूं तो क्या तुम कर लोगे? साद के चेहरे के तासरात बदल गए। भाई आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना, अशर ने इत्मीनान से कहा। लेकिन ऐसे अचानक? हाँ अचानक ही, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला? साद अपने दिल में उठे सवाल को पूछे बिना रह नहीं पाया। तुम लोग आज के बाद मेरे साथ काम नहीं करोगे। अशर ने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया था। भाई, आप होश में तो हैं, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? साद को एकदम गुस्सा आ गया। साद, मैं तुम लोगों पर और हुक्मरानी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर चीज मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं हो सकती। अशर ने अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए कहा। हमसे कोई गलती हुई है भाई, या फिर कोई और बात है? प्लीज आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई, बस अब और नहीं। तुम लोग आजाद हो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, मेरे साथ रहकर जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन भाई, अभी साथ कुछ कहने ही वाला था तो अशर ने उसे चुप करवा दिया। और हाँ, तुम्हारा निकाह मैं राइमा के साथ करवाना चाहता हूँ, उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। अशर इस बार मुस्कुराया था। आप इसके अलावा भी किसी और के साथ कहते तो मुझे एतराज नहीं होता। मैं जानता हूँ, अशर ने साथ के कंधे पर हाथ रखकर कहा। लेकिन भाई, हम एक टीम है, आपका बदला हमारा बदला है। नहीं साथ, तुम्हारा इतना साथ काफी है मेरे लिए। अशर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों की नमी वाजे थी। लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुराब और बाकी सब हैरान हो गए थे। इब्राहिम और रिबाइल को भी इतला हो गई थी। जरूर इस लड़की ने भाई से कुछ कहा होगा। शमसन ने गुस्से से कहा। पता नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं इस लड़की की खातिर। रायमा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। मोहब्बत करते हैं उससे। साद ने संजीदगी से कहा। क्या? सब ने यक जबान होकर कहा। हाँ, यह हकीकत है। लेकिन भाई तो इससे वीडियो लेना चाहते थे। शमसन ने साद से कहा। नहीं, वो तो वीडियो तो भाई को बहुत पहले ही मिल चुकी थी। मैं जानता हूँ भाई को वो इस लड़की को अब नहीं छोड़ सकते। साद ने सबको देखते हुए कहा। ठीक कह रहे हो, भाई को वो लड़की बहुत अजीज है। तो क्या हम अजीज नहीं है? रायमा ने मुंह बसोर कर कहा। फजूल बातें मत करो। साद ने फौरन उसे चुप करवाया। लेकिन ये निकाह वाली बात जो तुमने कही मुझे मंजूर नहीं। वो फिर मुंह के डिजाइन बनाकर बोली। तुम्हारी मंजूरी किसी को चाहिए? भाई नहीं, बस तैयारी करो। साद इतना कहकर चला गया। अरे वाह, ये क्या बात हुई भला? रायमा मासूम बच्चों की तरह रो दी तो तुराब हंस पड़ा। ड्रामा क्वीन, दफा हो जाओ बदतमीज। तुराब ने भागने में ही आफियत जानी। निकाह की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। वफा पहले की तरह आज भी नमाज में मशगूल थी। अशर से बस एक बार उसका सामना हुआ था इस तल्ख मुलाकात के बाद।
कुछ यादें तल्ख होती हैं, कुछ बातें तल्ख होती हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मुलाकातें तल्ख होती हैं। शमसन कमरे में दाखिल हुई तो वफा जाए नमाज से दुआ मांगकर उठी। तैयार हो जाओ, तुम भी निकाह शुरू होने वाला है। शमसन ने बस इतना ही वफा से कहा। सुनो, वफा ने उसे पुकारा, तुम लोगों के वालिदैन कहाँ हैं और वो क्यों नहीं शामिल होते? पहले भी रुबाइल के निकाह में बाहर से कोई भी नहीं था, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कोई है ही नहीं, सब कुछ अशर भाई ही है हमारे, और वो भी हमसे दूर होने जा रहे हैं तुम्हारी वजह से। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी वजह से? वफा को उसकी बात पर हैरत हुई। हाँ, तुमने उस दिन भाई से कुछ कहा तो उन्होंने बोला आगे सारे काम वो अकेले ही करेंगे, हम सब आजाद हैं। शमसन ने सारी बात उसे बता दी, लेकिन मैं उसे ऐसा करने को नहीं बोला था। वफा ने उसकी गलतफहमी दूर करना चाही। जो भी है, भाई ने तो हमें खुद से दूर कर दिया ना। वो रोते हुए बोली। वफा आगे बढ़ी और उसे अपने शाने से लगाया। प्लीज, तुम रो तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है वफा, भाई के दिल में कितना दर्द है। वो बस ये सब अपने वालिदैन की मौत का बदला लेने की वजह से कर रहे हैं। क्या? वफा ने हैरत से पूछा। हाँ, उनका कत्ल हुआ था, इसीलिए भाई आज इस हालत में है। वफा को सुनकर बुरा लगा था, क्योंकि वो बहुत हसास करने वाली लड़की थी। तुम उनकी परेशानी को कम कर सकती हो, इनके दुखों को कम कर सकती हो। क्या तुम करोगी? शमसन ने एक उम्मीद दिल में लगाकर वफा से पूछा। मैं कैसे? वफा थोड़ी नर्वस हुई। भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई है। वो दो कदम पीछे हुई। ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत कह रही हो। मैं ठीक कह रही हूँ, भाई वाकई तुमसे मोहब्बत करते हैं। इन्हें अपना अपना लो, प्लीज इनसे शादी कर लो। वफा, तुम प्लीज चुप कर जाओ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वफा ने नम आंखों से कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक नाफरमान इंसान है। मुझे इतने दिन से बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरे घर वाले मुझे कितना याद करते होंगे। मैं उनको इतना याद करती हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन वफा, जब खुदा अपने बंदों को माफ कर सकता है तो तुम फिर एक इंसान हो। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं। वफा ने आंसू साफ करते हुए कहा। कमरे के बाहर अशर तमाम गुफ्तगू सुन चुका था। वो पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पाया था। इस लड़की ने उसकी नींद छीन ली थी। वफा का खुदा पर यकीन और उसका भरोसा दिन ब दिन अशर इब्रार को सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या उसने इस तरह अपने रब पर भरोसा किया है? क्या उसने इस तरह अपने रब पर ईमान लाया है? वो अब इन अंधेरों से रोशनियों की राह पर निकल चुका था, और उसको इस राह पर लाने वाली उसकी मोहब्बत थी। बेशक जो हलाल है रब की नज़र में। तैयार होकर वो निकाह में शामिल हो गई थी, लेकिन अभी भी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। आज अशर इब्रार के चेहरे पर कुछ अलग सा था, जो सब महसूस कर रहे थे। इब्राहिम लोग वापस आ गए थे। रायमा काफी खूबसूरत लग रही थी, साथ भी मुतमईन था। बाकी सब भी खुश थे। अशर के दिल में डर था वफा के दूर हो जाने का, लेकिन वो अब दिल के हाथों मजबूर था। मौलवी साहब उठने ही वाले थे कि अशर ने इन्हें बैठने का इशारा किया तो सब मुतवज्जो हुए। अभी एक और निकाह रह गया है मौलवी साहब, दुल्हन को बिठाओ सोफे पर। अशर ने शमसन से कहा तो उसने समझते हुए वफा की जानिब कदम बढ़ाया। ये क्या हो रहा है? वफा अपनी तरफ बढ़ते कदम देखकर घबरा गई और सवाल करने लग पड़ी। हमारा निकाह होने वाला है, बैठ जाओ। अशर ने आराम से कहा। वफा साकित खड़ी रही। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। पागल हो गए हो तुम? उसने गुस्से से कहा। हाँ, हो गया हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली की जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। क्या बकवास है ये? मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना। मैंने कहा ना, चुप करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारी बहन जिस स्कूल में जाती है वहां पहुंचकर मेरे बंदों को उसे खत्म करने में एक मिनट नहीं लगेगा। अशर ने उसे धमकाना चाहा। वफा के आंसू रवां हो गए। मुझे जाने दो प्लीज, मैं इल्तिजा करती हूँ तुमसे। मैं भी इल्तिजा करता हूँ तुमसे, मेरे मर्ज को और मत फैलने दो। अशर की आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। इश्क एक ऐसा मर्ज है जिसकी दवा महबूब के सिवा कुछ नहीं। निकाह शुरू करें मौलवी साहब? जी जरूर। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। वफा को अपने रब पर भरोसा था। वो दुनिया वालों के सामने टूट नहीं सकती थी। वो रहमतों पर यकीन रखती थी। निकाह हो चुका था। आज अशर इब्रार को दिली सुकून मिला था। निकाह के बाद सब रवाना हो गए। आज उनका अशर के यहाँ आखिरी दिन था। सबकी आंखों में आंसू थे। अशर ने तमाम टीम मेंबर्स को अच्छी जॉब दी थी और वो अब अशर के फैसले को पूरे दिल से मान चुके थे। कमरे में आ जाओ। वो वफा के पास गया और इतना कहकर लौट गया। कमरे की जानिब वो बस आंसू बहाती रह गई। कुछ देर वो नहीं आई तो अशर वापस गया। प्लीज रोना बंद करो, मुझे पसंद नहीं अपने पसंदीदा शख्स को रोते हुए देखना। सब कुछ खुद ही करते हो, फिर सॉरी भी करते हो। वफा ने हैरत से पूछा। तुमने मेरे साथ इतना सब किया और मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ऐसा नहीं कर सकती मैं। उसने फिर रोना शुरू कर दिया था। मैं हर चीज की तलाफी करता हूँ तुमसे, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। इस बात को समझो तुम। मैं नहीं समझ सकती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, नफरत भी नहीं। अल्फाज थे या हथौड़े जो अशर इब्रार के कानों में पड़े थे।
मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में रहम और प्यार डाल देगी। ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू बट आई डोंट। वफा उठकर कमरे में चली गई और अशर वहीं खड़ा रह गया। क्या हुआ अगर ए मेरे हमसफर, क्या हुआ अगर ए मेरे हमसफर, कभी तू भी हमसे मिला करे, तेरे दर्दों की मैं दवा बनूं, तुझे मुझसे राहत मिला करे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। अशर वफा से बात करने की कोशिश करता, मगर वह हकीकत का आईना उसे दिखाते तो वो वापस आ जाता। परहेजगार बीवी की वजह से कुछ हद तक वो गुनाहों से परहेज कर चुका था, क्योंकि अब उसे वफा से ज्यादा कुछ अहम नहीं लगता था। मुझे एक बार घर जाना है, वफा ने हिम्मत करके उससे बात शुरू की। क्यों? अशर ने सवाल किया। मुझे अपने घर वालों को बताना है कि मैं ठीक हूँ और अब तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने मान लिया? अशर पूछे बिना ना रह सका। मेरे मानने से कुछ नहीं होता, निकाह हुआ है हमारा, उसे अब बदला नहीं जा सकता। वफा ने संजीदगी से जवाब दिया। शुक्रिया जनाब, कम अज कम तुमने हमारे रिश्ते को तो कबूल कर लिया। मुझे खुशी हुई ये सुनकर के तुम हमारे रिश्ते के मुतालिक सोच रही हो। ज्यादा खुशफहमी अच्छी नहीं, मुझे बस अपने घर वालों से मिलना है, वरना पूरी जिंदगी मैं तुमसे बात तो क्या तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। ठीक है जनाब, ले जाऊंगा, लेकिन ये खतरनाक धमकी अपने पास ही रखें। ये धमकी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, वफा ने उसे गौर से देखकर कहा, जबकि अशर मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए था। भाई आप क्या चाहते हैं? आपको अपना इंतकाम याद भी है या नहीं? साद और इरफान दोनों अशर से बहस कर रहे थे। इन्हें नहीं लगता था कि अशर वफा की वजह से इतना बदल जाएगा। प्यार मोहब्बत के किस्से बहुत सुने थे उन्होंने, लेकिन कोई इस हद तक किसी को चाहता है ये पहली बार देखा था उन्होंने। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता वो मुझसे दूर हो जाए। उसे खोने से डरता हूँ, मैं नहीं चाहता वो इन सब चीजों की वजह से मुझसे अलग हो जाए। लेकिन भाई आपके वालिदैन, इरफान ने उसे याद दिलाया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे अफ़सोस है, लेकिन मैं उनके लिए दुआ तो कर सकता हूँ। जैसी मर्ज़ी आपकी भाई। साद उसे और कुछ कह नहीं सकता था। अब हम चलते हैं। वो दोनों उठ खड़े हुए। अरे रुक जाओ, चाय पीकर जाना, अशर ने इनसे कहा। शुक्रिया भाई, इसकी ज़रूरत नहीं, चलते हैं हम। इरफान ने अशर से कहा। बोला ना चाय पीकर जाना, बैठ जाओ। वफा आवाज़ सुनकर बाहर आई तो अशर ने चाय बनाने को कहा। वो किचन की जानिब चल दी। लगता है भाभी एडजस्ट हो गई हैं, इरफान ने सरगोशी की। चुप रहो, साद ने उसे टोका। चले गए वो लोग? वफा ने संजीदगी से पूछा। हाँ चले गए, अशर ने जवाब दिया। फिर कब जा रहे हैं हम अम्मी के पास? वफा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जल्द ही, अशर ने मुख्तसर जवाब दिया। फिलहाल तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे कुछ कपड़े लेने हैं और खाना बाहर ही खाएंगे आज। अशर इतना कहकर दूसरे रूम की तरफ चल पड़ा, जबकि वफा की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी कि कब वो अपने घर जाएगी। वफा ने बुर्का पहन लिया और अशर का इंतजार करने लगी। वो सामने से चलता हुआ वफा की तरफ रुख किए आ रहा था। उसके कदम थम गए। वो आज भी पहली मुलाकात को भूल नहीं पाया था। चले? वफा ने उसे खुद को घुड़ते पाया तो आरामदह लहजे में बोली, जी जरूर। अशर ने सर खम किया। वो बदलने लगा था, उसे उसकी मोहब्बत उसकी महरम बदल रही थी, या शायद खुदा की यही मर्जी थी। कभी कभार इंसान दूसरे इंसान से ही सीख हासिल कर लेता है, और जिस शख्स से वो सीख हासिल करता है, हम उसे आम नहीं कह सकते। उसे अल्लाह ताला ने आम लोगों की तरह नहीं बनाया होता। इस शख्स में कुछ खास होता है, और जो उनकी खासियत से फायदा हासिल करते हैं, फिर इससे ज्यादा दानिश्वर और कोई नहीं। वफा अल्लाह ताला की तरफ से खास लोगों में शामिल थी, जबकि अशर इब्रार कुछ दानिश्वरों में शुमार होता था। बेशक अल्लाह ताला के हर काम में मसलिहत होती है। वो रेस्टोरेंट में बैठे थे। दोनों को भूख ने सताया हुआ था, क्योंकि असर का वक्त हो चुका था। अभी खाना नहीं आया था। अजान शुरू हो गई तो करीब ही मस्जिद थी। मुझे पहले नमाज पढ़नी है, वफा ने मध्यम आवाज से कहा। ठीक है, रेस्टोरेंट में नमाज अदा करने की जगह है, तुम आसानी से पढ़ सकती हो, अशर ने वफा से कहा। वो जानता था वो नमाज को कितनी तरजीह देती है। तुम नहीं पढ़ोगी क्या? वफा ने अशर से पूछा। वो एक लम्हे के लिए शर्मिंदा सा हो गया था, क्योंकि उसने नमाज तो क्या कभी रब को सच्चे दिल से याद भी नहीं किया। लेकिन जब से वफा से मोहब्बत हुई थी, वो अल्लाह पर यकीन रखता था। मैं कैसे? उसने वफा से सवाल किया। क्या मतलब तुम कैसे? तुम नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब बाकी की जिंदगी तो पढ़ सकते हो ना। लेकिन इससे मेरे गुनाहों में कमी नहीं आएगी। कमी नहीं आएगी, लेकिन तुम अपने गुनाहों की तौबा कर सकते हो। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अशर की आंखों में निदामत थी, जो वफा देख सकती थी। वो रब्बुल आलमीन है, वो रहम करने वाला है। उसका बंदा अगर एक बार पुकारे तो वो अपने बंदे को 70 बार कहता है, बोल मेरे बंदे बोल। जो पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क देने पर कादिर है, वो फिर कुछ भी करने की कुदरत रखता है। तुम तौबा करके तो देखो। वफा उसे किसी उस्ताद की तरह समझाने लग पड़ी। अशर ने महज सर को हिलाया। अब चलें, देर ना हो जाए कहीं। वफा बोलकर चल पड़ी तो वो भी उसके पीछे चल पड़ा। उन्होंने वेटर से पूछा और एक खूबसूरत कमरे में मिलकर नमाज अदा की। ये लम्हा अशर की जिंदगी के लिए सबसे खूबसूरत लम्हा था। उन्होंने साथ नमाज अदा की। वफा ने अपने घर वालों से मिलने की दुआ की, जबकि अशर ने अपने गुनाहों की माफी मांगी और वफा का साथ हमेशा के लिए रब से मांगा।
دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اشر کوئی بات کرتا تو وہ آرام سے جواب دے دیتی۔ وفا نے اسے ابھی تک سچے دل سے قبول نہیں کیا تھا، بس رب کی رضا پر چپ تھی۔ اسے ہی صبر کہتے ہیں جو وفا کر رہی تھی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، کچھ شاپنگ بھی کی تھی انہوں نے، تو وفا اپنا سامان رکھنے چلی گئی اور اشر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا اور موبائل پر سورہ رحمان لگا لی۔ وہ سکون محسوس کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں اس کے ساتھ جو ہوا تھا ماضی میں وہ اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے والد کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ پل اس کی زندگی سے کبھی نہیں مٹ سکتے تھے، کیونکہ ماں باپ کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ چاہے کوئی کتنا ہی پیار کیوں نہ کر لے آپ سے، وہ خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، بہت تنہا۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ میرے مالک میرے سینے میں اٹھے اضطراب کو ختم کر دے، مجھے صبر دے دے، میرے گناہوں کی بخشش کر دے، مجھے اس آزمائش سے نجات دے، میری بیوی کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اپنے لیے اجنبیت نہیں دیکھ سکتا۔ آج اشر ابرار کی آنکھیں نم تھی۔ بے شک خدا اپنے بندے کی کو توبہ کا موقع ضرور دیتا ہے اور اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اشر نے تمام ٹیم ممبرز کو آزاد کر دیا، انہیں اچھی جگہ پر جاب دلوا دی، خود بھی ایک کمپنی میں ملازمت شروع کر دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ تھوڑا کمائے گا لیکن حلال کا کمائے گا۔ اس سب تبدیلی کی وجہ اس کی بیوی تھی، جس سے وہ دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، مجھے میری فیملی سے ملنا ہے، اس کے بعد کبھی کچھ نہیں مانگوں گی تم سے۔ آج پھر وہ گھر جانے کے لیے بے تاب تھی۔ اشر نے قرآن مجید کو بند کر کے اونچائی پر رکھ دیا۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ تم سن رہے ہو، مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ زور سے چلائی۔ آپ بھائی سے محبت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ آواز سعد کی تھی، جو آج تمام ٹیم ممبرز کے ساتھ اشر سے ملنے آیا تھا اور وفا کی بات سن کر بول پڑا۔ تم لوگ کب آئے؟ اشر نے ان سے پوچھا۔ بس ابھی ہی، جب بھابھی آپ سے دور جانے کا کہہ رہی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، وہ بس ایسے ہی، تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ نہیں بھائی، ہم بیٹھیں گے نہیں جب تک بھابھی اپنا ارادہ ترک نہیں کر دیتی۔ اس بار عرفان بولا تھا۔ وفا تو ان کی شکلیں دیکھتی گئی، باری باری۔ آپ کی خاطر بھائی نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا انتقام، اپنے ساتھی، اپنے سارے کاروبار کے لوگ، سب کچھ، اور آپ ان کو ہی چھوڑ دینا چاہتی ہیں؟ سعد نے سنجیدگی سے کہا تو وفا کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ کیا واقعی اس شخص نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا؟ اس نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا۔ اشر نے سعد کو چپ رہنے کو کہا، لیکن وہ چپ نہیں ہوا۔ آپ جانتی ہیں نا بھائی کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، لیکن آپ پھر بھی بھائی کو ہرٹ کرتی ہیں۔ آپ کو اپنے گھر والوں کی پڑی ہے، جنہوں نے کچھ دن ڈھونڈنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، آپ کو اس ڈر سے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ لیکن بھائی نے آپ کے گھر والوں کا ہمیشہ خیال رکھا، ان کو پیسے بھیجتے رہے ایک اجنبی کے طور پر۔ انہوں نے ہمیشہ سے آپ کا خیال رکھا، لیکن آپ سعد نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور چپ ہو گیا۔ ہمارے بھائی دل کے برے نہیں ہیں وفا، رائمہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تم لوگ چپ کر جاؤ، میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں جو تم لوگ میری تعریفیں کر رہے ہو۔ ایک گناہ گار انسان ہوں جسے امید ہے کہ اس کا رب اسے معاف کر دے گا۔ اور رہا وفا کا خیال رکھنے کا سوال اور اس کے گھر والوں کا، تو یہ تو میرا فرض بنتا ہے۔ وفا نے آج سے پہلے اس کی آنکھوں میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ اندر سے بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، آج میں نے زندگی میں تیسرا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا انتقام لینے کا فیصلہ ترک کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، وفا کی خاطر۔ لیکن اب جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر۔ سب کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اگر وفا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن وفا کو دھچکا لگا تھا کہ اشر اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ہی بدل گیا تھا؟ تم فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہوگا، اشر نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وفا نے گہرا سانس لیا اور بولی، مجھے گھر جانا ہے۔ اشر نے سر کو خم کیا۔ سامان لے کر آؤ، میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ لیکن بھائی آپ، سعد نے کچھ بولنا چاہا لیکن اشر نے اسے چپ کروا دیا۔ باقی سب بھی کچھ نہیں کر سکے۔ آج وہ طویل عرصے کے بعد اس قید سے آزاد ہونے جا رہی تھی۔ ایک الگ سی بے چینی تھی اس کے دل میں، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش تھی یا اداس۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ جاؤ سامان لے آؤ، اشر نے پھر سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہاں سے میں خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ جاؤں گی، وفا نے سنجیدگی سے اشر کو تکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن یہ میں تمہیں بہت عرصے سے دینا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ تم اسے قبول کرو گی۔ اس نے نرم مسکراہٹ سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ ایک قلم تھا جو اس نے وفا کے لیے خریدا تھا۔ جب بھی میری یاد آئے یا مجھ سے نفرت محسوس ہو تو اپنے دل اور دماغ میں چلنے والے الفاظوں کو اس قلم سے لکھ دینا، اور اگر اللہ کی مرضی ہوئی، کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس کتاب کو لازمی پڑھوں گا۔ اشر نے اپنی آنکھوں کو صفاکی سے صاف کیا تھا، آنسو اس کی آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ وفا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، پتہ نہیں یہ کیسا احساس تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ اس کے دل میں چبھن ہوئی تھی، سب غمگین تھے۔ تیرے بعد بھی ہم جئیں گے جیسے جیتے ہیں ساتھ مرض کے،
उसने हाथ बढ़ाकर कलम ले लिया और सबको एक बार देखकर अल्लाह हाफिज कहते बाहर निकल गई। इस सितम पर तुमको क्या कहें, बेदर्दी की भी इंतहा होती है। वो जा रही थी लेकिन वो उसे रोक नहीं सकता था। उसने अपना आप रब के हवाले कर दिया। वो रब्बुल आलमीन है, अपने बंदों को माफ कर देता है। उसके अल्फाज अशर के जहन में महफूज थे। वो गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी अपनी राह पर गामजन थी। मुकम्मल खामोशी। यहाँ से आगे ले लेना, बल्कि सीधा। वफा ने खामोशी तोड़ी और रास्ता समझाने लग पड़ी। मुझे मालूम है, अशर ने कहा। कैसे? वफा ने उसकी तरफ चेहरा करके पूछा। क्योंकि वो तुम्हारा घर है। अशर ने मुस्कुराकर कहा तो वफा ने फिर से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? इस शख्स की तरफ देखना मुहाल हो गया है। मुझे कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? वफा ने दिल में कहा। गाड़ी रुक गई। सामने उसका घर था। वो तो उतरी ही थी, साथ में अशर भी उतरा था। वफा ने हिम्मत करके दरवाजा बजाया। दूसरी बार बजाने पर दरवाजा खुल गया। सामने फातिमा थी। वफा तो जल्द ही उससे लिपट गई। आखिर वो तवील अरसे बाद अपनी बहन से मिल रही थी। फातिमा ने सुल्ताना बेगम को आवाज लगाई। अम्मी, अम्मी देखो कौन आया है। वो लोग अब घर के अंदर थे। सुल्ताना बेगम बाहर आईं और अपनी बेटी से लिपट पड़ी। सबके मिलने के बाद अशर ने सारी बात बता दी। सुल्ताना बेगम ने अशर को बुरा भला कहने के लिए मुंह खोला तो वफा बोल पड़ी। अम्मी प्लीज, मैं और कुछ नहीं चाहती। मैंने इसे माफ कर दिया, आप भी माफ कर दें। और वैसे भी वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार है। उसके अल्फाज नहीं, आग के गोले थे जो अशर के कानों में लगे थे। लेकिन उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सुल्ताना बेगम ने सख्ती से कहा। आंटी, मैं आपसे और बाकी सबसे शर्मिंदा हूँ और अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दें। मैं चाहता हूँ वफा कुछ वक्त ले और बाद में अपना फैसला मुझे बता दे। मैं चलता हूँ, ये मेरा नंबर। वो मजीद वहां रुक नहीं सकता था। वफा उसकी पुश्त देखती रह गई। आज उसे गए हुए 5 दिन गुजर गए और मेरे लिए 500 साल बन गए थे। वो नमाज पर बैठा था। उसका अक्स पूरे घर में दिखाई देता था उसे। मुझे सुकून मिल गया है अल्लाह पाक, तेरी मर्जी से। लेकिन मेरा दर्द कभी कम नहीं हो सकता। उसकी याद कभी मेरे दिल से नहीं जा सकती। वो कभी इस दिल से नहीं जा सकती। मेरी भूल है कि मैं उसे भूल जाऊंगा। उसे भूल गया तो खुद को भूल जाऊंगा। अशर इब्रार। वफा अशर इब्रार को कभी नहीं भूल सकता। वो रो रहा था, लेकिन किसी इंसान के आगे नहीं, अपने रब के सामने। वो दुआ मांगकर उठ खड़ा हुआ। आज उसका इरादा दुबई जाने का था। अपनी कंपनी की तरफ से वो दुबई जा रहा था पूरे 1 महीने के लिए और फिर वो चला गया। वफा बेटा, खाना खा लो। सुल्ताना बेगम ने वफा से कहा। अम्मी, मेरा दिल नहीं है। अरे, ऐसे कैसे नहीं दिल? जब से वापस आई हो बात खामोश हो गई हो। क्या बात है? अम्मी, कोई भी बात नहीं है। वफा ने उदासी से जवाब दिया तो उसकी अम्मी चली गई। उसने सामने मेज पर पड़ी हुई डायरी उठाई और फिर वो कलम भी जो अशर ने उसे दिया था। उसने कुछ लिखना शुरू किया और वो लिखती चली गई। रात को हाथों में दर्द सा महसूस हुआ तो उसने कलम बंद किया और वो ये देखकर हैरान हो गई कि डायरी खत्म होने में चंद सफात बाकी थे और वो खुद से कहती थी कि उसे इस शख्स से मोहब्बत नहीं। उसने मजीद सोचने से गुरेज किया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन नींद इतनी आसानी से आ जाए, ऐसी हालत में तो फिर तो दुनिया भर के मोहब्बत करने वाले अपनी नींदों से बेफिक्र रहें। वो सारी रात अशर के बारे में सोचती रही और उसकी एक एक बात को, वो शख्स उसकी जिंदगी की हकीकत है जैसे जिसे वो झुटला नहीं सकती थी। दिन गुजर रहे थे लेकिन हर दिन तकलीफ बढ़ जाती। दोनों एतराफ। अशर का हाल दिल रब के सिवा कोई नहीं जानता था और जो रब अशर के दिल का हाल जानता था वही वफा के दिल का हाल जानता था। बेशक निकाह में बहुत ताकत होती है। वफा के बहन भाई उससे रोज यही सवाल करते, क्या वो वापस जाना चाहती है अपने शौहर के पास? लेकिन वो वहां से उठ जाती। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम क्यों हर वक्त लिखने में लगी रहती हो? सुल्ताना बेगम ने आज पूछ ही लिया। 20 दिन से वो नोट कर रही थी। मुझे खुद को नहीं मालूम, आपको क्या बताऊं मैं? क्या हुआ है बेटा? उन्होंने नरमी से पूछा। वफा की आंखें नम हो गई। अम्मी, मुझे उसकी याद आती है, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन वो मुझे ख्वाब में आता है। वो तकलीफ में है और मैं वजह हूँ उसकी तकलीफ की। ऐसी कोई बात नहीं, तुम यूं ही अपना दिल छोटा कर रही हो। उन्होंने उसे समझाना चाहा लेकिन वो सुन कहाँ रही थी उनकी। मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। उसने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी है और हम तुम्हारे साथ हैं। वफा ने फौरन कॉल की लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। उसने अपने भाई से कहा कि वो उसे अशर के पास लेकर जाए। सुल्ताना बेगम तो अपनी बेटी की जल्दबाजी पर हैरान रह गई। वो थोड़ी देर के बाद अशर और अपने घर के सामने मौजूद थी, लेकिन घर में साद और रायमा के अलावा कोई नहीं था। साद और रायमा हैरान ही हो गए वफा को देखकर। वफा ने अशर का पूछा उनसे तो साद बोला, भाई चले गए हैं दुबई और शायद वापस भी ना आए। सुबह ही कॉल आई थी उनकी। लेकिन ऐसे कैसे नहीं आएगा, मैं यहाँ उसके लिए आई हूँ। वफा ने नम आंखों से कहा। तुम एक बार कॉल करो ना, उसने साद से कहा तो साद ने सर हिलाया। दूसरी कॉल पर उसने फोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशर को सांप सूंघ गया। इस आवाज को वो कभी नहीं भूल सकता था। तुम कहाँ हो? वफा ने अशर से पूछा। घर पर हूँ। क्यों, खैरियत? अशर ने जवाब दिया और साथ में सवाल किया।
گھر میں تو میں ہوں، تم کہاں ہو؟ وفا نے دوبارہ سوال کیا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، لیکن ہوا کیا ہے؟ وفا موبائل کان سے لگا کر ہی کمرے کی جانب بڑھی اور اشر کو بیڈ پر بیٹھے پایا۔ اشر نے فون کو کان سے ہٹایا اور اس دشمن جان کی طرف دیکھا جو بالکل اس کے سامنے تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وفا نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے؟ اشر نے اپنی طرف انگلی اٹھائی۔ ہاں تم نے ہی ساتھ کو بولا ہوگا کہ وہ مجھے کہہ دے تم دبئی ہو اور کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کسی سے۔ میں ابھی ساتھ کو بلاتا ہوں۔ اشر نے تھوڑا غصے سے ساتھ کو آواز دی۔ ساتھ روم میں داخل ہوا۔ تم نے کیا کہا ہے بھابھی سے؟ ارے بھائی مذاق کر رہا تھا اور بھابھی تو رو دینے والی ہو گئی تھی سچی میں۔ سعد نے ہنس کر کہا۔ وفا نے غصے سے اسے گھورا۔ جاؤ تم یہاں سے، میں بعد میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے وفا سے پوچھا۔ نہیں، پاگل ہوں جو میں اتنی دور آ گئی تمہارے پاس؟ اشر اس کی ناراضگی سمجھ نہیں پایا۔ تم بڑی محبت کی باتیں کرتے ہو لیکن ایک کال تک نہیں کی تم نے۔ وفا نے منہ پھلا کر کہا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں چاہتی تھی تم مجھے تنگ کرتے۔ مطلب؟ اشر نے معصوم بنتے ہوئے اس سے پوچھا۔ زیادہ معصوم مت بنو اور مجھے یہ بتاؤ، جب چھوڑنے جا سکتے تھے تو لینے نہیں آ سکتے تھے؟ وفا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ اشر کو لگا وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ اب میں گھر جا رہی ہوں، عزت سے آؤ اور مجھے لے کر جاؤ، وفا نے ایک ادا سے کہا اور مسکرا کر باہر نکل گئی۔ اشر مسکراتا ہوا باہر کی طرف اس کے پیچھے بھاگا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ آج سب خوش تھے۔ وفا کی فیملی، اشر کے دوست، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سب وفا کے گھر پہنچ گئے تھے۔ عرفان نے تو ڈھول کا انتظام بھی کیا تھا۔ اشر نے ایک خوبصورت ڈریس خریدا اور اچھی سی ڈریسنگ کی اپنی بیوی کو لینے پہنچ گیا۔ سلطانہ بیگم نے تھوڑے سے وقت میں گھر کو اچھا سا صاف کر لیا۔ وفا کو بھی تیار کیا گیا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اشر آ چکا تھا، اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ وفا اپنے گھر والوں سے ملی اور اشر کے ساتھ اس کی رخصتی کر دی گئی۔ گاڑی میں اشر نے اس کی گود میں 3 ڈائریاں دیکھیں تو وفا سے پوچھا۔ ان میں کیا ہے؟ وفا اس کے سوال پر ذرا سا مسکرائی۔ ان میں وہ الفاظ قید ہیں جو میں نے تمہارے لیے لکھے تھے پچھلے 20 دن سے، وفا نے مسکرا کر بتایا۔ تم نے 20 دن میں میرے لیے 3 ڈائریاں لکھ لی؟ اشر نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، وفا نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہیں برا بھلا تو نہیں لکھتی رہی؟ اشر نے اسے چھیڑا۔ وہ تو میں تمہیں منہ پر کہہ دوں گی، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اشر کی ہنسی دب گئی تھی اور یوں ہی سفر ان کی باتوں میں تمام ہوا۔ سب نے سمجھا کہ اشر کی محبت سے ایسا ممکن ہوا، مگر در حقیقت یہ اللہ کی چاہت تھی، تبھی اشر کو اس کی چاہت ملی۔